जी मेरे बच्चे। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स अ लॉ नेम्ड एज ओहम्स लॉ। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं इस लॉ के अंदर कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में कौन से तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो मेजर एक्ट करते हैं। ठीक है मेरे बच्चे। तो ओहम्स लॉ एक अच्छा, ओहम जो है वो जॉर्ज साइमन ओहम एक साइंटिस्ट का नाम था, जिसने एक सवाल ये है कि सर इसका क्या रीजन होगा कि चार्ज की डायरेक्शन अपोजिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के। मेरे बच्चे, चार्ज डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रॉन सॉरी पॉजिटिव है या नेगेटिव चार्ज। फर्स्टली तो ये चीज है। जैसे मैं आपको कहूँ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के एरो मैंने यहाँ पर बना दिए हैं, जो अभी आपके लिए ये आपको ये नजर आ रहे होंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो सवाल ये है कि सर अब मैं पॉजिटिव किसको समझूं नेगेटिव किसको समझूं। तो मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज में बताया था आपको कि जहां से फील्ड लाइन निकलती है ना, वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, और जिसकी तरफ जा रहा है उसको हम नेगेटिव कहते हैं। ठीक है। अब अगर मेरे पास चार्ज क्या हो, इलेक्ट्रॉन हो, सवाल ये है, अगर हमारे पास क्या हो, चार्ज इलेक्ट्रॉन हो, ये वाली माइनस नेगेटिव चार्ज जिसको हम कह रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ मूव करेगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो मैं इलेक्ट्रॉन को ऐसे डिनोट कर दूंगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। अब अगर मैं आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पूछूं तो आप कहेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है? नहीं, वो तो उसके अपोजिट में जा रहा है। वो क्यों जा रहा है? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करती है थ्रू अ फंडामेंटल लॉ। एक बुनियादी लॉ है कि अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। यही किस्सा है यहाँ पर। लेकिन ऐसा होता है कि अगर मैं नेगेटिव को पॉजिटिव कंसीडर कर लेता कि भाई नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है, तो फिर वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाता। सो इज इट क्लियर राइट नाउ? जैसे देखिए ना, वो कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स थे, वो पॉजिटिव चार्जेस नहीं थी। तो तभी मैंने कहा कि वो इलेक्ट्रॉन उस फील्ड के अपोजिट जाएगा, जैसे यहाँ पर बना के दिखाया मैंने कि ये एक इलेक्ट्रॉन है जो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। क्योंकि पॉजिटिव प्लेट जो है ना, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, अपनी तरफ खींचेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन उस पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि चार्ज कौन सी है, पहली चीज तो ये। तो पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव के अलग केसेस है, नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव के अलग केसेस है। मेरे बच्चे, टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, और टॉपिक हमारे पास क्या है, ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ की तरफ हम चलते हैं कि ओम्स लॉ का बेसिक हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है। मेरे बच्चे, हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक है करंट, एक है पोटेंशियल या वोल्टेज जिसे हम कह रहे हैं। तो ये दो टर्म्स हम पहले पढ़ चुके हैं, हमने करंट भी पढ़ा था, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था। ठीक है। तो इस ओम्स लॉ में हम क्या करते हैं, इस ओम्स लॉ में हम एक रिलेशन डेवलप करते हैं। हम किसके बीच में रिलेशन बताते हैं? हम रिलेशन बताते हैं दो चीजों के बीच में। किसकी दो चीजों के बीच में? रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। आप वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसके और किसके बीच में, करंट के बीच में एक रिलेशन बताते हैं। और वो जो मैथमेटिकल रिलेशन होता है, वो मैथमेटिकल रिलेशन हमारे पास कहलवाता है ओम्स लॉ की कंडीशन। तो ओम्स लॉ हमारे पास क्या है? रिलेशन है किसके बीच में? पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। बेटा मैं लास्ट में इन सवालों के जवाब दे देता हूँ, टॉपिक से थोड़ा सा हट जाएंगे फिर, तो लास्ट में सारी चीजों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ओम्स लॉ में हमारे पास रिलेशन होता है दो चीजों के बीच में। पहली बात तो आपने ये ध्यान में रखनी है, और वो कौन सी दो चीजें हैं? दो चीजें हैं, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। एक होती है पोटेंशियल डिफरेंस, एक होता है हमारे पास करंट। और दोनों टर्म्स अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको क्लियर करवाए थे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और जैसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट पढ़ भी रहे हैं। तो मिसाल के तौर पर अब यहीं पर मैं वो चीज समझा दूं आपको, ताकि फिर आपकी क्लियरेंस में जो है ना, वो यही पार्ट क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, मैं आपको कहूं कि मेरे पास एक सर्किट है, और उस सर्किट में हमारे पास कुछ आउटपुट की फॉर्म में कुछ चीजें मिली हुई है। तो आउटपुट में मैं कुछ कोई भी चीज रख देता हूँ। लेट सपोज ये एक आउटपुट है सर्किट के अंदर, जहां से मुझे कोई ना कोई चीज जो है वो मिलेगी यहाँ पर। ठीक है। तो ये हमारे पास आउटपुट का एक सर्किट है, जैसे बल्ब लगा दिया या कोई भी चीज लगा दी मैंने। ठीक है। तो यहां से मैंने क्या किया, इस आउटपुट के साथ मैंने एक सप्लाई का कनेक्शन लगा दिया मेरे बच्चे। सप्लाई में ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो मैंने सप्लाई यहां से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पर दो कंडीशन है। वो दो कंडीशंस क्या है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है इन चीजों को। वो दो कंडीशन क्या है कि जब हमने बैटरी कनेक्ट की, जब हमने सप्लाई कनेक्ट किया, तो सप्लाई कनेक्ट करने से क्या हुआ, इस आउटपुट में जो चीज मुझे मिलने वाली है ना, जैसे मैंने बल्ब लगा दिया, कोई भी चीज लगा दी जहां से मुझे कोई ना कोई चीज मिले,
तो बैटरी ने क्या किया, बैटरी ने एक वोल्टेज दिया, बैटरी ने एक पोटेंशियल डिफरेंस दिया। बैटरी जब हम कनेक्ट करते हैं ना, तो हमने कैपेसिटर में पढ़ा था कि चार्जेस मूव करना शुरू कर देती हैं। वरना ये जो आपको वायर्स नजर आ रही है ना, इन वायर्स के अंदर ऑलरेडी चार्जेस मौजूद होती हैं। जो वायर्स है ना मेरे बच्चे, इन वायर्स के अंदर ऑलरेडी चार्जेस मौजूद होती हैं, लेकिन वो चार्जेस जो है ना, वो फ्लो नहीं कर पाती। जैसे मैंने पीछे बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स मौजूद तो रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स में मूवमेंट तो होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर पाते। तो जब हम बैटरी दे देते हैं ना सप्लाई, तो सप्लाई में उनको फ्लो मिल जाता है। तो जब सप्लाई में उनको फ्लो मिल जाता है, तो चार्जेस फ्लो करना शुरू कर देती हैं। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि चार्जेस तब तक मूव नहीं कर सकती, चार्जेस तब तक फ्लो नहीं कर सकती। मूव तो कर सकती हैं, मूवमेंट चलती रहती है, लेकिन फ्लो तब तक नहीं कर सकती जब आप उनके साथ बैटरी कनेक्ट ना करें। बैटरी का मतलब है सप्लाई दैट गिव सम पोटेंशियल, तो जो पोटेंशियल दे हमारे पास। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर चार्जेस को फ्लो करवाना है, फ्लो का क्या मतलब है, करंट, ठीक है। तो अगर करंट प्रोड्यूस कर देना है, तो करंट के लिए क्या चीज लाजमी होगी, करंट के लिए लाजमी होगी पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि अगर मैंने करंट प्रोड्यूस करवा देना है किसी भी सर्किट में, किसी भी मेटालिक करंट में, इस कंडक्टर में से अगर करंट पास हो रहा है, तो करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, पी डी, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। तो किसी भी सर्किट में से जो करंट जाएगा ना मेरे बच्चे, करंट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। आप ज्यादा वोल्टेज की बैटरी लगाएंगे तो आपको आउटपुट में जो बल्ब लगाया था उसमें ज्यादा ग्लो नजर आएगा, यानी कि वो मोर ग्लो करेगा। वो मोर ग्लो क्यों कर रहा है, आप कहेंगे उसमें से करंट ज्यादा जा रहा है। अगर करंट ज्यादा जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा। यानी करंट जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, पोटेंशियल डिफरेंस पर। तो मैं इसको आसान अल्फाजों में ये कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो क्या है, वो काज है, काज। और जो करंट है, वो करंट क्या है, उसका इफेक्ट है। आई जो है वो क्या है, उसका इफेक्ट है। ये चीज, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास एक काज है, और करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट जिसे आप कह रहे हो, वो उसका इफेक्ट है, बस। यानी कि चार्जेस पहले भी मौजूद थी, लेकिन करंट नहीं था। करंट तब बना जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया। तो पोटेंशियल डिफरेंस काज है, जिसने किया क्या, करंट को प्रोड्यूस किया, करंट को जनरेट किया। तो करंट इज द इफेक्ट है, करंट जो है हमारे पास यहाँ पर इफेक्ट है। तो potential difference is the cause and current is the effect. It means what, that current depends upon the potential difference. जो current है वो potential difference पर depend कर रहा है। मेरे बच्चे, अगर इसको मैं थोड़ा सा जो है ना वो मैथमेटिकल अरेंजमेंट में लिखूं, तो मैं लिखूंगा कि जो I है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय V, जिसको हम V के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस जिसे आप कह रहे हैं। तो प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाते हैं तो हमें पता है हम कोई ना कोई कांस्टेंट दे देते हैं। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट है, जिस कांस्टेंट का नाम है के, जिस कांस्टेंट का नाम क्या है मेरे बच्चे, के। सो आई इज इक्वल टू के, और यहाँ पर मैं v को सेम एज इट इज रख दूंगा, आई इज इक्वल टू के इंटू वी, ये चीज, ठीक है। हमने ये एक इक्वेशन बनाई, याद रखिएगा। प्रोपोर्शनलिटी की सिंबल हटाई, तो हटाने के बाद हमने क्या पुट किया, के एक कांस्टेंट पुट किया। मेरे बच्चे यहाँ पर जो के एक कांस्टेंट है ना, उस के वाले कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कंडक्टेंस। उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस नाम से जाहिर है, कंडक्टेंस का मतलब क्या होगा कि चार्जेस जो है वो कितना कंडक्ट हो रही है, कितना फ्लो कर रही है, कितना जा रही है, तो उसको हम कंडक्टेंस कहते हैं। अब इस कंडक्टेंस की जगह पर हम एक और टर्म इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस, रुकावट। इंग्लिश में कहते हैं हिंड्रेंस, हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मींस रुकावट। तो कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस, यानी कि कंडक्ट करके जाना और रुकावट का आना, दोनों अपोजिट है। तो मैं लिख सकता हूं कि जो के है वो किसके बराबर होता है, वो 1/r के बराबर होता है। और यहाँ पर जो आर है उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है रेजिस्टेंस, रुकावट कर देना। मेरे बच्चे, मुझे याद है जब मैंने आपको फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ाया था, जब मैंने आपको फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ाया था ना, तो मैंने बता दिया था कि जो पानी मूव करता है ना पाइप में से, तो पाइप की जो वॉल्स हैं वो रुकावट पेश करती हैं। क्यों, क्योंकि उनके बीच में फ्रिक्शन होती है। तो फ्रिक्शन का इफेक्ट हम यहाँ, जैसे मैंने फ्लूइड फ्रिक्शन पढ़ा था, तो वो जो फ्रिक्शन है वो रुकावट कर रही थी,
यहाँ पर करंट को रुकावट रेजिस्टेंस कर रही है, बस कॉन्सेप्ट सेम है, लॉजिक सेम है, नाम अलग अलग है। यहाँ पर रेजिस्टेंस था, वहां पर फ्रिक्शन है। तो कांस्टेंट यहाँ पर क्या था, कंडक्टेंस। हमने कंडक्टेंस को जाहिर किया किसने, रेजिस्टेंस में। तो कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का आपस में रिलेशन क्या होता है, इनवर्स। यानी के किसके बराबर होता है मेरे बच्चे, 1/r के बराबर होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो के की जगह पर मैं 1/r रखूंगा। तो आई किसके बराबर हुआ, आई बराबर हुआ 1/r, और मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, v के साथ। अब ये r डिवाइड कर रहा है, इस साइड मल्टीप्लाई करेगा, तो ये i इंटू r हो जाएगा, और आप 1 को v के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गॉट v। तो हेयर वी गॉट अ फाइनल इक्वेशन ऑफ ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ की लास्ट इक्वेशन है, फाइनल इक्वेशन है, और वो कौन सी है, वो है कि वोल्टेज जो है वो किसके बराबर होता है, करंट मल्टीप्लाई बाय द रेजिस्टेंस। जो करंट है उसको हम रेजिस्टेंस के साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये चीज। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस आया, ये कहाँ से आया, ये उस कांस्टेंट से आया, जो प्रोपोर्शनलिटी की हमने कांस्टेंट दी थी ना, वहां से ये चीज आई। ये बात याद रखिएगा कि I इंटू आर किसके बराबर होता है, V के बराबर होता है। ये एस्पेक्ट आपने क्या कर देना है, जहन में रखना है इस चीज के अंदर। ये करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, वो बराबर होते हैं हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। ओके, सो आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा इस के का मतलब, इस आर का मतलब। आर का मतलब होता है रुकावट करना, जैसे मैंने फ्लूइड फ्रिक्शन की बात की थी, यहाँ पर चार्जेस को भी रुकावट लगती है। ठीक है, अच्छा, मुझे जल्दी से बता दें, अगर आपने कॉलेज में पढ़ा है कि कौन सी डिवाइस होती है जिसमें रेजिस्टेंस जो है हम देखते हैं, और ना सर्किट में एक डिवाइस लगा देते हैं, एक एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, इक्विप इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसको लगाने से रेजिस्टेंस होती है किसी भी सर्किट के अंदर, वो कौन सी डिवाइस होती है। यानी कि मुझे अगर रुकावट करनी है तो रुकावट करने के लिए भी कौन सी डिवाइस रखूंगा वहां पर, इंस्ट्रूमेंट होता है एक छोटा सा। शायद आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर कॉलेज में पढ़ा है तो मेरे अंदाजे मुताबिक आपको आना चाहिए। रेजिस्टर, डायोड नहीं, रेजिस्टर, डायोड नहीं, डायोड तो कोई दूसरी चीज है, रेजिस्टर, ये रेजिस्टर है, रेजिस्टर इज द करेक्ट वन मेरे बच्चे। अब मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, मेरी मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपके पास रेजिस्टर हो तो रेजिस्टेंस हो। ये बात सुने, इट इज नॉट नेसेसरी कि रेजिस्टर हो तो रेजिस्टेंस हो। सर्किट्स में खुद ब खुद रेजिस्टेंस होती है। आप एक बल्ब देखेंगे ना, तो बल्ब के बीच में से फिलामेंट होती है, एक वायर होती है, उस वायर को फिलामेंट कहते हैं, फिलामेंट, बल्ब फिलामेंट। तो उस बल्ब फिलामेंट को भी रेजिस्टेंस होती है, यानी इतनी छोटी सी चीज को भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस है, कोई ना कोई रुकावट है। जैसे नेचुरल कोई चीज होती है ना, फ्रिक्शन नेचुरल है, तो ऐसे समझने की ये रुकावट हर डिवाइस में होती है। कोई ये नो डाउट रेजिस्टर कनेक्ट करते हैं, लेकिन नेसेसरी नहीं है। सर्किट के अंदर, डिवाइस के अंदर अपनी रेजिस्टेंस भी होती है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो आपस में टकराते हैं, वॉल ऑफ कंटेनर के, वॉल ऑफ कंडक्टर के साथ टकराते हैं, तो उनमें भी रुकावट दरपेश आती है। तो ये नेसेसरी नहीं होता कि हम रेजिस्टर लगाएं तो रुकावट आए, रेजिस्टर नहीं लगाने से भी रुकावट आए। ये बात याद रखिएगा मेरी। यानी कि नेसेसरी नहीं है, लेकिन लगा रहे हैं तो कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन हर इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या होगी, रेजिस्टेंस शामिल होगी इस केस के अंदर। तो हमने फाइनल इक्वेशन कौन सी पढ़ी, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हमने फाइनल इक्वेशन क्या पढ़ी, हमने फाइनल इक्वेशन पढ़ी कि V इज इक्वल टू आई आर। जो पोटेंशियल है वो किसके बराबर है, करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। हम इसको ना ट्राइंगल की सूरत में लिखते हैं, हमें समझाया गया था कि इसको ट्राइंगल की सूरत में लिखें। तो मैं इसको अगर ट्राइंगल की सूरत में लिखूं तो मैं यहाँ पर 3 वेरिएबल्स बनाऊंगा। वो 3 वेरिएबल्स कुछ ऐसे होंगे, यानी कि पहले पहले मैं फ्रंट पर v रख रहा हूँ, फिर मैं i रखूंगा, फिर मैं r रखूंगा। अब मैं इनका ऑर्डर चेंज कर सकता हूँ, किस तरीके के साथ, मैंने v इज इक्वल टू आई आर रखा। अगर मैं आई का आंसर निकालना चाहूँ करंट का, तो करंट किसके बराबर हो जाएगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, एक ये चीज। ठीक है मेरे बच्चे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या अगर आप रेजिस्टेंस निकालना चाहें तो रेजिस्टेंस आप वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट की बुनियाद पर भी निकाल सकते हैं। तो ये रहा हमारे पास इक्वेशन, एक ही है, उसको लिखने के तरीके हैं, बस लिखने के तरीके समझ जाएं, यू गॉट इट्स आंसर इन द लास्ट। आखिर में आपको इसके सारे आंसर्स मिलते जाएंगे मेरे बच्चे। अभी हमने एक इक्वेशन पढ़ी, v इज इक्वल टू आई आर, जिसमें हमने r को क्या कहा था, कांस्टेंट, जिसमें हमने r को क्या कहा था, कांस्टेंट।
यानी कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, अगर मुझे ओहम्स लॉ वैलिड कर देना है, अगर मुझे ओहम्स लॉ वैलिड करना है, तो मुझे आर, जिसको हम क्या कह रहे थे, रेजिस्टेंस कह रहे थे, जिसको हमने क्या कहा था, रेजिस्टेंस, उस रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखना लाजमी है। अगर आपने ओहम्स लॉ को वैलिड कर देना है, तो ओहम्स लॉ के लिए रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, रेजिस्टेंस मस्ट बी कांस्टेंट। अगर रेजिस्टेंस चेंज हो गई, अगर रेजिस्टेंस चेंज हो गई तो ओहम्स लॉ वैलिड नहीं है। और अगर रेजिस्टेंस चेंज ना हो, अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहे, तो मैं कहूंगा ओहम्स लॉ वैलिड है। और जिन डिवाइसेस के लिए ओहम्स लॉ वैलिड होता है, उन डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं, उन डिवाइसेस को हम कहते हैं ओहमिक डिवाइसेस। ओहमिक डिवाइसेस कौन सी डिवाइसेस हैं, जिन डिवाइसेस पर आप ओहम्स लॉ को वैलिड कर दें। यानी कि अगर हम ओहम्स लॉ को वैलिड करेंगे, तो उनको हम ओहमिक डिवाइसेस कहते हैं, ओहम्स लॉ इज वैलिड। लेकिन अगर ओहम्स लॉ वैलिड ना हो, तो वो ओहमिक नहीं बल्कि फिर नॉन ओहमिक बन जाती है। तो ओहम्स लॉ वैलिड होता है जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो, और जिन डिवाइसेस पर रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, उनको हम ओहमिक डिवाइसेस कहते हैं। ओहम्स लॉ इज वैलिड इन दिस सिचुएशन। उस कंडीशन में हम ओहम्स लॉ को वैलिड करते हैं। मेरे बच्चे, ये जो मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहा था अगेन एंड अगेन, कौन सा, फ्लेमेंट नॉन ओहमिक डिवाइस है। हाँ भाई, इसमें रेजिस्टेंस चेंज होता है, इसमें जो रेजिस्टेंस है ना, वो चेंज होता है। रेजिस्टेंस को चेंज करने के तरीके होते हैं मेरे बच्चे, अमान, रेजिस्टेंस को चेंज करने के तरीके होते हैं। रेजिस्टेंस तीन चीजों पर डिपेंड करती है, एक होती है ज्योमेट्री, एक होती है मटेरियल, एक होता है फिजिकल स्टेट, जिसको हम टेम्परेचर कहते हैं। तो टेम्परेचर चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज होती है फिलामेंट बल्ब की। जो फिलामेंट की बात कर रहे हैं ना आप, वहां पर ये चीज होती है। हाँ, अगर रेजिस्टेंस चेंज हो जाए तो वो नॉन ओहमिक है, लेकिन अगर रेजिस्टेंस चेंज ना हो तो वो ओहमिक है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा रेजिस्टेंस के बारे में डेफिनेशन वगैरह लिखूंगा यहाँ पर, तो आपके लिए वो क्लियरेंस हो जाएगी। मेरे बच्चे, अगर रेजिस्टेंस आपसे पूछा जाए कि रुकावट क्या है, तो आप यहाँ पर रुकावट कह सकते हैं कि ये हिंड्रेंस होती है। हिंड्रेंस मतलब अपोजिशन, और ये किसको अपोजिशन अप्लाई करती है, अपोजिशन ऑफर टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ चार्जेस। अपोजिशन ऑफर्ड टू फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी कि फ्लो ऑफ चार्जेस को, फ्लो ऑफ चार्जेस का मतलब है करंट, तो करंट को रुकावट दरपेश करने के लिए जो चीज होती है, उसको हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे, उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। अच्छा, सो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी, जिसके हमने बेसिक अरेंजमेंट के हिसाब से इन चीजों को अंडरस्टैंड किया। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको ग्राफिकली थोड़ा सा इवेल्युएट कर देता हूँ, फिर मैं आता हूँ कि किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। थोड़ा सा ग्राफ इसका कवर कर लेते हैं मेरे बच्चे। इसको ग्राफ के हिसाब से मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो इसके वर्टिकल एक्सिस में मैं वोल्टेज रख रहा हूँ, इसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मैं करंट रख रहा हूँ। हमने क्या पढ़ा था कि वोल्टेज और करंट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उसकी लाइन जो हमें मिलेगी, जो ग्राफ मिलेगा, वो हमेशा क्या मिलेगा, स्ट्रेट मिलेगा। क्या मिलेगा, हमेशा स्ट्रेट। और स्ट्रेट लाइन का मतलब भी यही होता है कि हर पॉइंट पर रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। जैसे अभी यहीं पर ही मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ कि इस ग्राफ के अंदर मेरे बच्चे दो दो रेजिस्टेंस हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ पर रेजिस्टेंस R2 है। मुझे जल्दी से बता दें कि इन रेजिस्टेंस का आपस में क्या रिलेशन है, इन दोनों R1 और R2 का आपस में क्या रिलेशन बनेगा, यानी कि कौन सा ज्यादा होगा, कौन सा कम होगा, ये रिलेशन पूछ रहा हूँ। हाँ भाई, वोल्टेज वर्टिकल एक्सिस में, करंट हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, R1 और R2 के निस्बत मुझे इनके रिलेशन बता दें। अच्छा, एक बच्चे ने कहा है कि सेम होगा। हाँ भाई, इज देयर एनीवन, कुछ भी लिख लें, फिर एक्सप्लेन मैंने ही करना है। सेम होगा, कौन सा ज्यादा होगा या कौन सा कम होगा, R2 इज ग्रेटर देन R1, R2 इज ग्रेटर देन R1। हाँ, गलती कर दी ना भाई। मैंने क्या कहा था कि वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, डायरेक्ट। वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशन है मेरे बच्चे, डायरेक्ट है ना। तो डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट का मतलब ये होता है कि जो तीसरी चीज हो वो कांस्टेंट हो। हाँ, दोनों को लेकर चले, यहाँ पर देखें ये पॉइंट है, यहाँ पर करंट की ये पॉइंट है, फिर ऊपर जाएगा तो वोल्टेज की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो करंट की वैल्यू भी तो बढ़ी ना आगे। यानी कि दोनों में रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, वो मैंने पहले बता दिया था। R1 इज इक्वल टू R2, R1 मस्ट बी इक्वल टू R2। छोटी छोटी सी चीजें ध्यान में रखें, आपको R1 और R2 सेम ही मिलेंगे। वो क्यों मिलेंगे,
ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज और करंट। तो करंट और वोल्टेज को अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देंगे तो जाहिर सी बात है जितनी वोल्टेज में चेंज आएगी उतनी करंट में चेंज आ रही है। तो सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस हर पॉइंट पर आपको सेम मिलेगा, वो तो चेंज नहीं होगा। स्ट्रेट लाइन में वैसे भी वैल्यूज चेंज नहीं होती। तो R1 और R2 आपको बराबर ही मिलने वाले। तो मैंने कंफ्यूजिंग के लिए आपको यहाँ पर दे दिया। याद रखिएगा यहाँ पर क्लियरली लिखा पड़ा है कि R मस्ट बी कांस्टेंट, रेजिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए ओम्स लॉ के बीच में। तो अगर आपसे पूछा जाए ना कि ओम्स लॉ में जो है वो ग्राफ कैसे बनता है, तो आप ग्राफ कहेंगे स्ट्रेट। मुझे ये चीज बतानी थी कि स्ट्रेट आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, ग्राफ मिलेगा इस चीज के अंदर। अब यहाँ से एक छोटा सा एमसीक्यूज मेरे जहन में आ रहा है, वो मैं यहाँ पे डिस्कशन में लेके आता हूँ। वो हमसे ये पूछा गया कि व्हाट इज अ स्लोप, जिसके बीच में स्लोप ऑफ वोल्टेज करंट ग्राफ, यानी कि वी आई ग्राफ का स्लोप क्या बनेगा। अब देखें स्लोप क्या होता है, राइज अपॉन रन। ठीक है, तो स्लोप यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ राइज अपॉन रन। राइज का मतलब क्या है कि कितना ऊपर गया, रन का क्या मतलब है कितना सीधा गया। तो ऊपर वाला एक्सिस कौन सा था, वोल्टेज, और सीधे वाला एक्सिस कौन सा था, करंट। तो स्लोप का मतलब होता है राइज अपॉन रन। तो राइज अपॉन रन का क्या मतलब है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। ठीक है, राइज मतलब कितना ऊपर गया, रन मतलब कितना सीधा गया। तो ऊपर वाले पार्ट में मैं वोल्टेज रखूंगा और सीधे वाले पार्ट में मैं करंट रखूंगा। तो स्लोप बराबर हो गया वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। अब वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट यहाँ पर मैंने लिखा था इसी पेज के अंदर, देखें वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट किसके बराबर है, रेजिस्टेंस के बराबर है। याद रखिएगा इसका स्लोप किसके बराबर आएगा, इसका स्लोप बराबर हुआ रेजिस्टेंस। इसका स्लोप किसके बराबर हुआ मेरे बच्चे, रेजिस्टेंस के बराबर हो गया। क्यों, क्योंकि वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट रेजिस्टेंस हो। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, अगर वर्टिकल में वोल्टेज हो और हॉरिजॉन्टल में करंट हो तो उसका स्लोप रेजिस्टेंस आता है। ये बात याद रखिएगा। चलें नेक्स्ट पेज की तरफ करते हैं, एक और एमसीक्यूज। ओके, तो मैं यहाँ पर एक और एमसीक्यूज करना चाहूंगा, वो देखिएगा। वो भी ग्राफिकल एमसीक्यूज है कि यहाँ पर हमारे पास वर्टिकल में अब वोल्टेज नहीं दिया गया, वर्टिकल में दिया गया करंट, हॉरिजॉन्टल में दिया गया वोल्टेज। अगेन आपको ग्राफ मिला स्ट्रेट, मुझे पता है स्ट्रेट ग्राफ ही मिलेगा क्योंकि दोनोों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब सवाल पूछा गया स्लोप का। अब आप मुझे इसका जवाब दें कि इसका स्लोप किसके बराबर होगा। either it is 1 over r, that's correct, that is correct, 1 over r। हाँ हाँ हाँ, आई होप कि आपको समझ आ गई है, या सर पीछे मैंने समझा दिया, ये सारी चीज आपको समझ आ जाएगी। स्लोप इसका होगा आई ओवर वी, है ना। आई ओवर वी जो है वो इनवर्स है आर का, तो मैं इसको कह सकता हूँ 1 ओवर आर। और ये 1 ओवर आर क्या चीज थी, जिसको हम आर इनवर्स कह रहे हैं, ये क्या चीज थी, पीछे बताया मैंने ओम्स लॉ में। 1 ओवर आर को हमने क्या कहा था, के है कंडक्टेंस। ये सीधे से एमसीक्यूज है, मेरी बात याद रखिएगा। ये जो स्लोप है ना, ये कंडक्टेंस बता रहा है। स्लोप क्या बता रहा है, के विच इज अ कंडक्टेंस। तो अगर हमसे एमसीक्यूज पूछा जाए ना कि आई वी ग्राफ का स्लोप क्या होगा, तो आप कहेंगे कंडक्टेंस। लेकिन वी आई ग्राफ का पूछा जाए तो वो रेजिस्टेंस होता है। और दोनों में फर्क मैंने आपको बता दिया कि वो दोनों क्या एक दूसरे के इनवर्स बन जाते हैं इन चीजों में। तो ये रेजिस्टेंस की कंडीशन आपने इन तरीके के साथ अंडरस्टैंड कर देनी है, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस के केस में। मेरे बच्चे में थोड़ा सा अगर आपको एक्सप्लेन कर लूं कि आपके बुक में जो स्टेटमेंट लिखी पड़ी है, मैंने आपका बुक पढ़ा है, आपके बुक में जो है ना वो डायरेक्ट पुट कर रहा है। आपके बुक में क्या कह रहा है, आपके बुक में कह रहा है कि वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के साथ, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा रहा है, इज इक्वल की साइन देकर यहाँ पर आई इंटू आर पुट कर दे रहा है बस। वहां पर कंडक्टेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं स्टार्टिंग। फिर आखिर में जब आप रेजिस्टिविटी वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना, रेजिस्टिविटी वाला जो मैं भी पढ़ाऊंगा या कॉलेज में पढ़े होंगे आपने, वहां पर फिर वो कंडक्टेंस दे रहा है। तो मैंने पहले कंडक्टेंस समझा दिया, फार्मूला कैसे बनता है, आगे चल के हमारे लिए सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। तो आप ऐसे पढ़ें तब भी आपकी मर्जी, अगर आपको बुकिश लैंग्वेज समझ आती है तब भी आपकी मर्जी। मुझे सिर्फ इन चीजों को अंडरस्टैंड करवाना है और आपकी जो है ना वो लेवल बिल्डअप करनी है। तो ये चीजें हमने यहाँ पर क्लियर कर ली अबाउट दिस अरेंजमेंट। जैसे भी आप पढ़ें आपके हिसाब से अरेंजमेंट वही सेम ही बनेगी, मैंने दोनों चीजें बता दी। स्लोप का फर्क होता है, एक में के मिलता है, एक में आर मिलता है। के कहाँ मिलेगा बता दिया, आर कहाँ मिलेगा बता दिया। अच्छा, अब ये सारी चीजें थी हमारे पास ओम्स लॉ के मुतालिक। ओम्स लॉ के मुतालिक आखिरी पॉइंट बात कर लेते हैं। ये जो ओम्स लॉ है वो ओमिक डिवाइसेस के लिए वैलिड है, जिसके मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी। अब इसके अंदर एक टर्म यूज हो रहा था रेजिस्टेंस, जिसकी मैंने पीछे आपको डेफिनेशन बता दी। अब ये जो रेजिस्टेंस है ना मेरे बच्चे, अच्छा रेजिस्टेंस की अगर एसआई यूनिट पर आ जाए तो वो भी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। जो एसआई यूनिट है रेजिस्टेंस का वो कौन सा है, वो ओम है, ओम।
और ओम को जो है हम एक सिंबल से लिखते हैं, ये वाली ओमेगा, ओमेगा के साथ इसको हम प्रोनाउंस करते हैं। तो ओम जो है वो इसकी सिंबल है, ये याद रखिएगा, और यूनिट है जिसको हम इस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं मेरे बच्चे। ठीक है, अब ये जो रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस के बाद हमें बात समझ ये आती है कि अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट ना हो, तो मैंने पीछे बता दिया कि वो नॉन ओमिक डिवाइसेस होती हैं। कौन सी हैं उस पे बाद पे आएंगे, लेकिन वो नॉन ओमिक डिवाइसेस कहलाती है। लेकिन मैं रेजिस्टेंस को कैसे चेंज कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस वो किन चीजों पर डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, मेरे बच्चे रेजिस्टेंस जो है सबसे पहले डिपेंड करती है ज्योमेट्री पर। द फर्स्ट थिंग ऑन व्हिच रेजिस्टेंस डिपेंड्स इज ज्योमेट्री। सबसे पहले जो रेजिस्टेंस है ना वो ज्योमेट्री पर डिपेंड करती है। ज्योमेट्री का क्या मतलब है कि अगर हमने कोई वायर ली, कोई मटेरियल लिया, तो उस मटेरियल की लेंथ क्या है, अगर लेंथ चेंज हो जाएगी तो रेजिस्टेंस चेंज होगी। ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, आगे चल के मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो पहला वो लेंथ पे डिपेंड करती है, दूसरा वो किस पर डिपेंड करती है, दूसरा वो डिपेंड करती है एरिया पर, कि जो वायर है वो मोटी है या जो है वो मतलब थिक है या थिन है। तो ज्योमेट्री में ये चीजें आती हैं कि वायर की लंबाई क्या है और वायर का एरिया क्या है। तो लेंथ और एरिया आ जाते हैं ज्योमेट्री में। तो अगर मैं किसी वायर की ज्योमेट्री को चेंज करूंगा, अगर मैं किसी वायर की ज्योमेट्री को चेंज करूंगा, तो याद रखिएगा रेजिस्टेंस चेंज होगी। और ज्योमेट्री के अंदर क्या है, लेंथ एंड एरिया पहली चीज भी है जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। दूसरी चीज कौन सी है जिस पर हम जो है वो रेजिस्टेंस का अपार्ट लेके आ सकते हैं कि रेजिस्टेंस इन इन चीजों पर डिपेंड करती है। दूसरी चीज जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है मटीरियल। वो हमारे पास क्या होता है मेरे बच्चे, मटीरियल। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि भाई हमारे पास एक लोहा है और एक वुड है, वुड, तो दोनों को कंपेयर करें तो रेजिस्टेंस किस में ज्यादा होगी, आप कहेंगे सर वो वुड है। आप क्या कहेंगे, वुड है, वुड में रेजिस्टेंस ज्यादा है तभी तो करंट नहीं पास हो जाता ना वुड से। वुड जो हम इस्तेमाल करते हैं वो वुड में रेजिस्टेंस ज्यादा है, मतलब मटेरियल चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज हो रही है। और अगर हम सेम वेट का सेम साइज का अगर हम लोहा लेंगे, तो लोहे में रेजिस्टेंस कम है जिसकी वजह से करंट पास होता है। यानी कि मटेरियल मटेरियल को अगर हम चेंज करेंगे देन इट्स रेजिस्टेंस चेंजेस। भाई रेजिस्टिविटी की फिलहाल मैं बात नहीं कर रहा, रेजिस्टिविटी आगे चल के पढ़ेंगे। जो रेजिस्टिविटी है ना वो आगे चल के बिनिस्बत पढ़ेंगे। रेजिस्टिविटी भी रेजिस्टेंस ही होती है, कुछ नया टर्म नहीं है, कुछ न्यू टर्म नहीं है। रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी भी रेजिस्टेंस ही होती है, लेकिन उसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का नाम दे देते हैं। तो ये मटेरियल पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, ये मेरी बात याद रखिएगा। अगर आप नेचर ऑफ मटेरियल को चेंज करेंगे, आप मटेरियल चेंज करेंगे, तो आपको रेजिस्टेंस जो है वो चेंज मिलेगी। ये दूसरी चीज जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। अच्छा, तीसरी चीज फिजिकल स्टेट की हम बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं हम, फिजिकल स्टेट, कि हमारे पास उस मटेरियल की फिजिकल स्टेट क्या है। फिजिकल स्टेट हम यहाँ पर क्या डिस्कस करेंगे, सच एज टेम्परेचर। हम किसको डिस्कस करेंगे मेरे बच्चे, टेम्परेचर। यानी कि अगर मेरे पास किसी कंडक्टर का या किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर चेंज हो तो उसकी रेजिस्टेंस चेंज हो सकती है। ये बात भी याद रखिएगा, रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यानी कि अगर मैंने ओम्स लॉ वैलिड कर देना है, तो मैंने मटेरियल की ज्योमेट्री भी चेंज नहीं करनी, मैंने मटेरियल को भी, नेचर ऑफ मटेरियल भी चेंज नहीं करना, और मैंने उसका टेम्परेचर भी चेंज नहीं करना। तो ये तीनों चीजें मैं चेंज नहीं करूंगा तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगी। अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो ओम्स लॉ वैलिड है, अदरवाइज ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता। रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो हम नेक्स्ट मीटिंग में देखेंगे। फिलहाल आज तक तो, अभी तक तो हमने यही डिस्कस किया कि जो रेजिस्टेंस है वो इन तीन चीजों पर डिपेंड करता है। कौन से, ज्योमेट्री, नेचर ऑफ मटेरियल एंड फिजिकल स्टेट, जस्ट लाइक टेम्परेचर ऑफ द वायर आर, जो चीज हम ले रहे हैं मटेरियल। बेटा इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम हियर, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। अच्छा, क्वेश्चन भी आप भले पूछ सकते हैं, मैं तब तक एक सवाल लिख लूं। सवाल ये है, एरिया अंडर आई आर ग्राफ इज,
आई आर का मतलब है करंट रेजिस्टेंस, इंटरनेशनल रिलेशन नहीं, ठीक है। तो आई आर का मतलब है करंट रेजिस्टेंस ग्राफ। करंट रेजिस्टेंस ग्राफ का एरिया किसको शो करेगा? हाँ, आप क्वेश्चन टाइप करें बेटा, मुझसे पूछें। वोल्टेज, दैट्स करेक्ट। शी हैज गॉट द आंसर भाई, वो वोल्टेज होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो वी होता है ना वो आई आर होता है। तो आई आर का क्या मतलब है? मल्टीप्लीकेशन ना। तो वी बराबर होता है आई आर के निस्बत। तो वोल्टेज बराबर होगा करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा जो हमने रेजिस्टेंस के केस में पढ़ा। तो रेजिस्टेंस कहाँ यूज करना है, कंडक्टेंस कहाँ यूज कर देना है, वो आप स्लोप से देख लेंगे तो आपकी क्लियरिफिकेशन हो जाएगी कि हमको किस बुनियाद के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो ये बेसिक से रिलेशन होते हैं किसके बीच में, हम इन कंडीशंस के बीच में पुट करते थे। बट आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, हाँ सही है। ये तो पढ़ा था ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। अगर इसके अंदर मैं पॉजिटिव चार्ज रखूंगा तो वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, यानी अलोंग द फील्ड। और अगर नेगेटिव रखूंगा तो वो अपोजिट टू फील्ड जाएगा, वो जाएगा फिर पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो ये सारी चीजें थी जो आज हमने लेक्चर में एक्सप्लेन की। कल हमारा जो लेक्चर यहाँ से स्टार्ट होगा वो होगा रेजिस्टेंस से, कि रेजिस्टेंस जो है वो ज्योमेट्री पर कैसे डिपेंड करती है। फिर हम मटीरियल के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। इज इट क्लियर फॉर ऑल? यहाँ तक समझ आया? ओके। ओके मेरे बच्चे, तो इंशाल्लाह फिर आपसे कल मुलाकात होगी। अ, मैं आपको बता दूंगा। नहीं नहीं, आज नहीं है एक और मीटिंग। इंशाल्लाह कल कल इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, जो है वो डिस्कशन के ऊपर। और हम इसी डिस्कशन को फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। अ, ओके, अल्लाह हाफिज बेटा। जी मेरे बच्चे, तो मैंने कुछ पॉइंट्स आपके सामने लिखी पड़ी हैं जो आपको व्हाइट बोर्ड पर नजर आ रही होंगी, होप सो। ऊपर मैंने टॉपिक लिख लिया है कि वी हैव टू डिस्कस राइट नाउ मोर ऑन ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ में हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, जो अप्लाई हम कर रहे हैं। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं तो हमें जो कर्व मिलता है, जो ग्राफ मिलता है, वो स्ट्रेट लाइन मिलता है, ठीक है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हम जब भी ओहम्स लॉ को वैलिड करेंगे तो हम इस रेजिस्टेंस को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। अब हम रेजिस्टेंस को कैसे कांस्टेंट रखेंगे? हम ऐसे कांस्टेंट रखेंगे कि रेजिस्टेंस जिन चीजों पर डिपेंड कर रही है उन चीजों को हम चेंज नहीं होने देंगे। जैसे मिसाल के तौर पर रेजिस्टेंस डिपेंड किस पर करती है? ज्योमेट्री ऑफ वायर पर, यानी कि एक पर्टिकुलर वायर है, जिस वायर का हमने जो है वो रेजिस्टर बनाया हुआ है, तो वो उसकी ज्योमेट्री पर डिपेंड करेगा जो वायर रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। दूसरा वो क्या, वो मटेरियल पर डिपेंड करता है कि भाई कौन सी मटेरियल का हमने रेजिस्टर बनाया है। एंड लास्ट वन के जो थर्ड वन है, व्हाट्स द टेम्परेचर, जिसको हम फिजिकल स्टेट का नाम भी दे सकते हैं। तो ये तीन चीजें हैं जिस पर रेजिस्टेंस क्या करती है, रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। तो अब अगर मुझे रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखना है, इट मींस व्हाट, कि मुझे इन तीनों चीजों को कांस्टेंट रखना होगा। मुझे ज्योमेट्री ऑफ वायर भी चेंज नहीं करनी पड़ेगी, मुझे मटेरियल भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, मुझे टेम्परेचर भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो ये बेसिक से कॉन्सेप्ट जहन में रखिएगा मेरे बच्चे। मैं थोड़ा सा अगर रेजिस्टेंस को रिलेट करवा लूं कि रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, तो रेजिस्टेंस वर्ड से मीनिंग क्या होती है? रेजिस्टेंस वर्ड की मीनिंग होती है अपोजिशन, यानी कि रुकावट देना। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं तो आप सिंपली कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस होती है वो अपोजिशन होती है। और अपोजिशन हम किसको अफोर्ड करते हैं? अपोजिशन अफर टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, जो अपोजिशन या फ्लो ऑफ चार्जेस को अफर टू फ्लो ऑफ करंट कह लें वो भी बेहतर है। तो करंट के फ्लो को जो अपोजिशन दरकार होती है, जो अपोजिशन क्रिएट होती है, उस अपोजिशन को हम क्या कहते हैं? उस अपोजिशन को मेरे बच्चे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। मस्ट रिमेंबर दिस वन, यानी कि करंट के फ्लो को जो अपोजिशन हो जाएगी उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम रेजिस्टेंस कहेंगे। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट याद कीजिएगा। किसी भी सर्किट में जब हम रेजिस्टर लगाते हैं ना, तो ये मतलब नहीं होता कि ये उस हिस्से पर रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, नहीं, फिर पूरे सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर मैं एक रेजिस्टर बना दूं, ये सिंबल होती है रेजिस्टर को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। और मैं कहूँ कि एक सर्किट के अंदर मैंने इस रेजिस्टर को लगा दिया, ये एक सर्किट है, इस सर्किट के अंदर चार्जेस मूव कर रही हैं और एक रेजिस्टर लग गया। तो अगर कुछ चार्जेस जो हैं
वो इस रेजिस्टर वाले रीजन से मूव कर रही हैं, और कुछ ऐसी चार्जेस हैं जो पूरे सर्किट के अंदर मूव कर रही हैं। बात यह है कि जब ये चार्जेस आपको नजर आएंगी किसमें, इस रेजिस्टर के अंदर जब क्रॉस हो जाएंगी, तो ऑब्वियसली व्हेन इट पासेस फ्रॉम द रेजिस्टर, रेजिस्टर रुकावट दरपेश करेगा, तो उनको मूव करने का टाइम बढ़ जाएगा। और जब उनका टाइम बढ़ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि करंट क्या होता है, करंट होता है Q ओवर टी, टी डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर वाला टर्म अगर बढ़ जाएगा तो करंट की ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी। ये बेसिक सी कॉन्सेप्ट याद कीजिएगा। अब बात यह है कि क्या वो चार्जेस सिर्फ रेजिस्टर के अंदर स्लो हो जाएंगी? नहीं, फिर पूरे सर्किट में यही चीज होने वाली है। यानी कि अगर एक चार्ज इस रेजिस्टर के अंदर है, एक चार्ज दो चार्ज रेजिस्टर के अंदर है, तो इसका ये मतलब नहीं कि ये सिर्फ रेजिस्टर के अंदर ही मतलब कम कम जाएंगी या आगे चल के फिर स्पीड ले लेंगी। ऐसा कोई नहीं होता। जब रेजिस्टर लगाते हैं तो जो अपोजिशन होती है वो चार्जेस को थ्रू द सर्किट हो जाती है, थ्रू द रेजिस्टर नहीं होती। पूरे सर्किट के अंदर अपोजिशन होती है, ये बात याद रखिएगा। तो ये थोड़ा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो मैं रेजिस्टेंस में देना वाला था आपको। अच्छा, रेजिस्टेंस का अगर ऐसा यूनिट आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर साइड में मैं लिख लेता हूँ, इसका ऐसा यूनिट होता है ओहम। ठीक है, ओहम्स लॉ की बुनियाद पर जो है ना, वो साइंटिस्ट के नाम पर हम इसको ऐसा यूनिट का नाम दे देते हैं। और उसकी जो सिंबल होती है, उसकी सिंबल ये होती है, हमारे पास एक ग्रीक ग्रीक लेटर है ओमेगा, जिसको प्रोनाउंस कहते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, तो ओहम इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा, जिसको हमने इसके साथ रिप्रेजेंट करवा लिया। अभी तक हमने रेजिस्टेंस का एक फार्मूला पढ़ा अकॉर्डिंग टू वोल्टेज एंड करंट रिलेशन। वो फार्मूला मेरे बच्चे कुछ यूं था कि वोल्टेज किसके बराबर होता है, करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। अब अगर मुझे यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आप क्या करेंगे कि करंट मल्टीप्लाई कर रहा है उसे जाके डिवाइड करेगा, सो इट इज वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। तो जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, वो होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पर इसका यूनिट लिखना हो, तो रेजिस्टेंस की जगह पर मैं लिखूंगा ओम, वो बराबर हो जाएगा वोल्टेज, वोल्टेज का यूनिट होता है वोल्ट, डिवाइडेड बाय करंट, करंट का यूनिट होता है एम्पियर। मुझे किसी भी सर्किट के अंदर अगर 1 ओम की डेफिनेशन चाहिए, तो मैं यहाँ पर भी 1 पुट करूंगा, यहाँ पर भी 1 पुट करूंगा, यहाँ पर भी 1 पुट करूंगा। मतलब ये हुआ कि किसी भी एक सर्किट में से अगर हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल देंगे और उसमें 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है, तो आप समझ जाएं कि उस 1 एम्पियर करंट को पास होने में जो रुकावट दरपेश है वो 1 एम्पियर, तो ये सॉरी 1 ओम की है। तो 1 ओम की डेफिनेशन ये है कि 1 ओम किसके बराबर होता है, 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर। काइंडली रिमेंबर दिस वन, इसको ध्यान में रखिएगा। 1 ओम की डेफिनेशन आप इस तरीके के साथ निकाल सकते हैं। अच्छा, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इस पूरे सर्किट के अंदर हमें रिप्रेजेंट हो रही है, वो ये चीज हो रही है कि जो हम रेजिस्टेंस में मेजरमेंट करते हैं इस रुकावट के जो चार्जेस को रुकावट दरपेश हो रही है, वो याद रखिएगा वो चार्जेस को सिर्फ एक जगह पर रोकता नहीं है। रुकावट का ये मतलब नहीं कि वहां पर रुक गई, नहीं। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि करंट चार्जेस को मूव करने के लिए टाइम बढ़ा देगी बस। मतलब उसका टाइम बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, मैं एक और बात कर रहा था वो रेजिस्टेंस के फैक्टर्स के साथ, ये टाइम वाला कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। वो रेजिस्टेंस वाले इफेक्ट ये था कि इसका एक और रिलेशन हो सकता है कंडक्टेंस के साथ, जो मैंने पीछे समझाया था आपको कि जो रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है 1/k, यानी कि इनवर्स ऑफ कंडक्टेंस। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कंडक्टेंस क्या है, आप कहेंगे इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर कंडक्टेंस को डिफाइन कर लूं कि कंडक्टेंस क्या चीज है, तो कंडक्टेंस कोई न्यू चीज नहीं है। आपके बुक में भी थोड़े टर्म्स लिखे पड़े हैं कंडक्टेंस के बारे में। तो जो कंडक्टेंस है जिसको मैं के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है 1/रो, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। जो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है मैं उसको कंडक्टेंस कह रहा हूँ। इसका यूनिट आ सकता है आपको एमसीक्यूज में। वो यूनिट इसका ये बनेगा कि 1/रेजिस्टेंस देंगे तो उसकी सिंबल होती है ओम। ठीक है। अब आप अगर इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो ये इनवर्स बन जाएगा, तो मैं इसको कहूंगा ओम इनवर्स। ठीक है। अब इस ओम इनवर्स को अगर मैं वर्डिंग में लिखूं, तो मैं लिख सकता हूं कि के का जो यूनिट है वो है ओ एच एम, और उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम कर देंगे इनवर्स। फिर हमें इसका एक और रिप्रेजेंटेशन दी गई, उसकी एक और रिप्रेजेंटेशन दी गई। वो क्या थी, वो ये थी कि जो ओम इनवर्स है आप उनके पूरे वर्ड्स को रेसिप्रोकल कर दें, यानी कि लास्ट वाला वर्ड पहले रख दें, पहले वाला वर्ड लास्ट में रख दें। तो सबसे पहले मैं एम लिखूंगा, सेंटर वाला वही रहेगा और ओ आखिर में हो जाएगा, यानी कि मोह या ओम इनवर्स किसका यूनिट है,
कंडक्टेंस का। तो आप इसको ओम इनवर्स भी कह सकते हैं, आप इसको MHO मोह भी कह सकते हैं। भाई आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं कंडक्टेंस के लिए, नॉट नेसेसरी कि मैंने के यूज किया है। आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं जिसमें क्लियरिफिकेशन दे रहा हूं आपको। किसी बुक में अगर कोई भी सिंबल है ना, तो सिंबल के लिए ये नहीं कि आपने सिर्फ के यूज करना है, आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं। तो के का यूनिट क्या मिला कंडक्टेंस का, जिसको हम कह रहे हैं ओम इनवर्स, या हम इसको मोह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये जो मोह है ना, ये एक और यूनिट के बराबर भी होता है, और वो यूनिट क्या होता है, वो यूनिट होता है सीमेन। सीमेन, ऐसे ही कोई प्रोनाउंसिएशन होगी इसकी, प्रोनाउंसिएशन सीमेन जो है वो यूनिट है किसका, कंडक्टेंस का। और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ओम इनवर्स के। तो हमें कंडक्टेंस के 3 यूनिट्स नजर आए यहाँ पर, और तीनों आपस में बराबर है, तीनों आपस में जो है वो बराबर है। हाँ भाई आप जी भी लिख सकते हैं, इट डजेंट मैटर, मैंने पहले बता दिया, कोई भी सिंबल लिख दें, इससे कोई इशू नहीं पड़ता। तो कंडक्टेंस की यहाँ पर 3 यूनिट्स हमें मिले और तीनों आपस में बराबर हैं। ऐसा नहीं कि 1 ओम इनवर्स फिर 2 के बराबर है, 3 के बराबर है, नहीं, सबके सब बराबर हैं, तो आप कोई भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो ओम इनवर्स लिख सकते हैं, आप चाहें तो मोह लिख सकते हैं, आप चाहें तो उसको सेमन भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों यूनिट्स ध्यान में रखिएगा कंडक्टेंस के केस में, विच इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस का क्या होता है मेरे बच्चे, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि कंडक्टेंस क्या है, और जो है वो रेजिस्टेंस क्या है। कंडक्टेंस को हम किस तरीके के साथ एक्सप्लेन कर लेते हैं, और रेजिस्टेंस को हम किस तरीके के साथ एक्सप्लेन कर लेते हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं उस रेजिस्टेंस, जो पीछे हम चीज पढ़ रहे थे रेजिस्टेंस के फैक्टर के साथ, उसको थोड़ा सा मैं मजीद डिस्कस करूंगा। मैंने अगर पीछे वाला पेज अगर आपको मैं शो कर दूं, वो पीछे वाला पेज हमारे पास ये था कि जो रेजिस्टेंस है वो किन चीजों पर डिपेंड करती है मेरे बच्चे। एक करती है ज्योमेट्री ऑफ वायर, दूसरा मटेरियल पर, तीसरा टेम्परेचर पर। ज्योमेट्री ऑफ वायर का क्या मतलब है कि जो हमने रेजिस्टर यूज किया है ना, उस रेजिस्टर मतलब कोई भी जो भी एक वायर यूज किए इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टर, उसकी लेंथ क्या है, उसका एरिया क्या है, ये सारी चीज हम एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ ज्योमेट्री के साथ रिलेटेड। तो पहला फैक्टर जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है वो ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री पर कैसे डिपेंड करती है उस चीज को मैं थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन करूंगा, देन हम मूव करेंगे फिर टेम्परेचर की तरफ। अच्छा, एक और मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट वो मैं क्लियर कर रहा हूँ आपके साथ। भाई ये नेसेसरी नहीं होता कि हर वक्त मुझे रेजिस्टर लगाना पड़े किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस के लिए। ये नेसेसरी नहीं है कि मैं हर वक्त रेजिस्टर लूं, किसी सर्किट में रेजिस्टर लगाऊं रुकावट के लिए, नहीं, ऐसा नहीं होता। समटाइम्स समटाइम्स क्या, बल्कि हर मटेरियल के पास अपनी कोई ना कोई रेजिस्टेंस शामिल होती है। बल्ब है ना, बल्ब के अंदर एक फिलामेंट लैंप होती है ना, वो छोटी सी एक तार तार देखते हैं आप, वायर लगी होती है ना उस बल्ब के अंदर, फिलामेंट हम उसे कहते हैं। तो उस फिलामेंट की भी एक रेजिस्टेंस है। आपने शायद डिवाइस पढ़ी होगी कॉलेज में, गैल्वानोमीटर, तो उसकी भी एक अपनी रेजिस्टेंस है। तो ये नेसेसरी नहीं होता, क्या नेसेसरी नहीं होता कि मुझे जब भी रेजिस्टेंस देनी हो, जब भी रुकावट देनी हो, मैं रेजिस्टर लगाऊं, नहीं। मटेरियल्स की अपनी रेजिस्टेंस भी होती है दर हकीकत। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक अलग अलग टर्म्स पढ़ रहे हैं ना, तो तभी मैंने रेजिस्टर का कॉन्सेप्ट दिया आपको। ये बेसिक सी कॉन्सेप्ट याद कीजिएगा कि जब भी आप डिवाइस पढ़ेंगे तो उस डिवाइस में रेजिस्टेंस शामिल होती भी है। इसका नेसेसरी नहीं कि मैं रेजिस्टर लगाऊं तो तब जाके रेजिस्टेंस हो जाए। ठीक है मेरे बच्चे, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है किस पर, ज्योमेट्री ऑफ वायर पर। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्री ऑफ वायर। रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, रेजिस्टेंस जो है उसका पहला फैक्टर मैं इस मीटिंग में डिस्कस करने वाला हूं, और वो कौन सा है, वो हमारे पास है ज्योमेट्री। ठीक है, और ज्योमेट्री किसकी, ज्योमेट्री वायर की, जिस वायर का हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ज्योमेट्री में दो चीजें आएंगी जो मैं एक्सप्लेन करूंगा, और वो दो चीजें कौन सी होंगी, एक होगी लेंथ ऑफ वायर, कि हमने जो वायर ली है रेजिस्टेंस को देखने के लिए उसकी लेंथ, और दूसरा क्या, दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया, कि उस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पर क्या होगा। दो चीजें, उस वायर की लेंथ क्या होगी और उस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा। तो मैं यहाँ पर दोनों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्लियरिफिकेशन आपके लिए हो जाएगी। फिर मेरे बच्चे देखें, मेरे पास एक रेजिस्टर है, जिसकी कोई भी एक वायर है जिसको मैंने एज अ रेजिस्टर में लिखा, और उसकी मैंने लेंथ तकरीबन इतनी बना दी।
इसको मैं रेजिस्टेंस कह देता हूँ, R1 या जो भी आप कह लें। मैंने एक और रेजिस्टर लिया, एक वायर का रेजिस्टर बनाया जिसकी लेंथ मैंने बहुत ज्यादा बढ़ा दी, तो ये मेरे पास एक दूसरा रेजिस्टर है। ठीक है, यानी कि बनिस्बत फर्स्ट वन के कंपैरिजन में सेकंड वन की जो लेंथ है वो क्या है, वो ज्यादा है। तो सेकंड वन की लेंथ हमारे पास क्या है, ज्यादा है बनिस्बत फर्स्ट वन की। तो मैं क्या देख रहा हूं, अब सुने, मैं ये चीज देख रहा हूं कि जो चार्जेस हैं वो चार्जेस जब फर्स्ट रेजिस्टर से पास हो रही हैं तो नो डाउट ये जो पहला रेजिस्टर है रुकावट तो करेगा, हम पढ़ चुके हैं। रुकावट करने का क्या मतलब है कि टाइम को बढ़ा देगा। ठीक है, तो उसने टाइम को बढ़ा दिया, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ये ऑब्जर्व किया कि वहां पर करंट की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो, पहले वाले में। दूसरे वाले में भी यही चीज करेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा देखें तो दूसरे वाले में उसकी लेंथ बहुत ज्यादा है। अब अगर लेंथ ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि टाइम को ये और ज्यादा बढ़ा देगा। लेंथ ज्यादा है यानी कि चार्जेस और ज्यादा टाइम चलेंगी इस रेजिस्टर के अंदर, यानी कि ये टाइम की वैल्यू और ज्यादा बढ़ा देगा बिनिस्बत फर्स्ट वाले केस में। तो टाइम की जितनी वैल्यू बढ़ती है, हमने क्या पढ़ा था कि करंट की उतनी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। और अगर करंट की वैल्यू कम हो रही है तो इसका क्या मतलब हुआ कि रेजिस्टेंस सेकंड वाले में ज्यादा है बनिस्बत रेजिस्टेंस फर्स्ट वाले के केस में। ऐसा नहीं कि फर्स्ट वाले में रेजिस्टेंस नहीं है, फर्स्ट वाले में भी है, सेकंड वाले में भी है, लेकिन लेंथ को बढ़ाने से टाइम का जो ड्यूरेशन है चार्जेस को मूव करने का वो बढ़ेगा। अगर ड्यूरेशन बढ़ेगा तो मैं समझ जाऊंगा करंट की वैल्यू कम है। अगर करंट की वैल्यू कम है तो इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो हम क्या ऑब्जर्व किया, हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब हम लेंथ को बढ़ाएंगे तो चार्जेस को मूव करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, और ज्यादा टाइम लगेगा तो मीन्स करंट की वैल्यू उतनी कम होगी। अगर उतनी कम होगी तो रेजिस्टेंस उतना ज्यादा बनेगा यहाँ पर। तो रेजिस्टेंस और लेंथ का आपस में डायरेक्ट रिलेशन बना, जितनी लेंथ ज्यादा उतनी चार्जेस को फ्लो करने की रुकावट ज्यादा, और करंट की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी इस केस के अंदर। तो पहला रिलेशन क्या क्लियर हुआ, पहला रिलेशन ये क्लियर हुआ कि जो रेजिस्टेंस है किसी भी वायर की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है उसकी लेंथ के साथ। जब आप लेंथ को बढ़ा देंगे, किसकी लेंथ, वायर की, जिस वायर का रेजिस्टर बना पड़ा है उसकी लेंथ को अगर हम बढ़ा देंगे तो चार्जेस को मूव करने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा। जितना टाइम ज्यादा लगेगा करंट की वैल्यू उतनी कम होगी, करंट की वैल्यू जितनी कम होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा यहाँ पर। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इज इट क्लियर फॉर ऑल? ये बात समझ आई कि कैसे वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये वायर की रेजिस्टेंस है, हम जो वायर ले रहे हैं ना, हम उसकी रेजिस्टेंस यहाँ पर निकाल रहे हैं। अब सुने, अब हम बात कर लेते हैं दूसरी वाली चीज की, विच इज एरिया। ठीक है, बात रेजिस्टेंस की है, यानी कि चार्जेस को मूव करने की सलाहियत की हम बात करेंगे। तो मैं इस चीज को नीचे से थोड़ा इरेज कर लूंगा, ये जो डायग्राम थे वायर के, इनको थोड़ा सा मैं इरेज करके जो है फिर यहीं पर ही मैं आपको एरिया का कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। सुनिएगा, अभी मेरे पास एक वायर है जिसका ये एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया है मेरे बच्चे, ये है इसका अंदर वाला एरिया जो है, ये है। सेम लेंथ की मैंने एक और वायर ली, सेम लेंथ की, सेम लेंथ की मैंने एक और वायर ली, लेकिन मैंने क्या कर दिया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दिया। नाम दे देता हूँ, पहले वाले को फर्स्ट वन, दूसरे वाले को सेकंड वन। मेरे बच्चे चार्जेस यहां से भी मूव करेंगे, ठीक है, और चार्जेस यहां से भी मूव करेंगे। अब बात यह है कि चार्जेस जब पहले वाले कंडक्टर से मूव करेंगे ना, तो देखें उसकी साइज छोटी है। जब साइज छोटी है तो करंट जब इस एरिया से पास करेंगे तो आपस में उनकी रुकावट ज्यादा बनेगी। रुकावट क्यों ज्यादा बनेगी, क्योंकि आपस में कोलाइड करेंगे, यानी कि जिस एंड से वो निकल रहे हैं उस एंड की इतनी साइज ही नहीं है, या उसकी साइज छोटी है। जब इस वाले एंड की साइज छोटी है तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो चार्जेस मूव करेंगी उनके साथ कोलिजन ज्यादा होगी आपस में। तो जब टकराना ज्यादा हो जाएगा तो पॉसिबल है कि कम चार्जेस यहां से पास हो। कम चार्जेस पास होने का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो बढ़ गई। इसी तरीके के साथ अगर हम दूसरे कंडक्टर को देखें तो दूसरे कंडक्टर में आप देखें कि जिस दरवाजे से वो निकल रहे हैं ना चार्जेस, जिस दरवाजे से चार्जेस निकल रही हैं वो दरवाजा बड़ा है। दरवाजा बड़ा है तो मतलब क्या कि ज्यादा चार्जेस निकलेंगी, और अगर ज्यादा चार्जेस निकल रही हैं कम टाइम में तो इसका मतलब क्या हुआ कि करंट की वैल्यू ज्यादा है। अगर करंट की वैल्यू ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले वाले में जिस दरवाजे से चार्जेस निकल रही थी ना, उस दरवाजे की साइज छोटी सी है। दरवाजे की जब साइज छोटी होगी तो चार्जेस का आपस में कोलिजन होगा, टकराना होगा। जब चार्जेस का टकराना होगा तो
तो चार्जेस को ज्यादा टाइम लग सकता है उससे पास होने में। तो करंट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर करंट की वैल्यू जो है वो कम होगी, और यहाँ पर रुकावट क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब एरिया छोटा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, जब एरिया बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस कम है। तो मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। वैसे भी देखें, अगर घर का कोई कमरा हो या क्लास का कोई गेट हो, तो उसमें से अगर एक गेट में से अगर 10 स्टूडेंट्स एक साथ निकलेंगे तो डिफिकल्टी होगी महसूस होने में। और जो डिफिकल्टी है उसी को तो हम रेजिस्टेंस कह रहे हैं। लेकिन उसी की जगह पर अगर हम एक बड़ा सा दरवाजा लगा दें तो आराम से पास हो जाएंगे। मतलब एरिया बड़ा, रुकावट कम, तो आराम से पास हो गए। एरिया छोटा, रुकावट ज्यादा, तो डिफिकल्टी हुई उनको डिफिकल्टी महसूस हुई उनको यहाँ से निकलने में। तो ये दो टर्म्स हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिए। वो कौन से, कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सवाल ये है कि मैंने यहाँ पर क्या चीजें चेंज की। क्या मैंने यहाँ पर मटेरियल चेंज किया? नहीं, मैंने तो वायर की ज्योमेट्री चेंज की है। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, दैट डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ वायर। आपने जो वायर ली है ये उसकी ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। तो वो उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो उसके एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मेरे बच्चे, तो अभी हम क्या देख रहे हैं, हम ज्योमेट्री ऑफ दैट वायर लिख रहे हैं। तो याद रखिएगा, ये जो रेजिस्टेंस है इसको आप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायर भी कह सकते हैं। इसको हम क्या कहेंगे कि भाई जो वायर हमने ली है ना रेजिस्टर को देखने के लिए, ये उसकी प्रॉपर्टी है। ये क्या है, उसकी ही प्रॉपर्टी है। तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ वायर। आगे चल के रेजिस्टिविटी का टर्म आएगा तो मैं उसको वहां पर क्लियरिफिकेशन दे दूंगा। तो अभी हम सिर्फ वायर की लेंथ को चेंज कर रहे हैं, वायर के एरिया को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं दोनों रिलेशंस को कंबाइन करूंगा एंड देन गिव्स द फाइनल रिलेशन। तो हम आखिरी रिलेशन की तरफ जाएंगे। आई होप कि आपको एरिया वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन हो तो भले आप पूछ लीजिएगा। अच्छा, हम दोनों रिलेशंस को मिलाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कंबाइन बोथ रिलेशंस। आप दोनों रिलेशंस को कंबाइन कर दें, कंबाइन बोथ रिलेशंस। सो दोनों रिलेशंस को हम कंबाइन करेंगे, देन हम देखेंगे कि हमारे पास फाइनल आंसर क्या है। हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा, तो लेंथ न्यूमरेटर में आएगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया है तो एरिया डिनोमिनेटर में आ गया। यानी कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। न्यूमरेटर में रखा, इसको डिनोमिनेटर में रखा। प्रोपोर्शनलिटी की सिंबल हटाते हैं तो हमें पता है कांस्टेंट दे देते हैं। तो यहाँ पर आर बराबर हो जाएगा रेजिस्टिविटी, ये रो कांस्टेंट है, और एल डिवाइडेड बाय ए। तो ये हमने इक्वेशन यहां से निकाल ली। कौन सी, आर जो रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर है, वो बराबर है एक कांस्टेंट है। उस कांस्टेंट को हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे, आर एच ओ, रो। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। ये क्या है इसको मैं एक्सप्लेन कर लेता हूं, लेकिन ये फाइनल इक्वेशन है हमारे पास रेजिस्टेंस की। कि कौन सी इक्वेशन है, कि रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाई बाय लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। ये तीन फैक्टर्स आपको याद करने हैं। रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगी रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाई बाय लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है मेरे बच्चे, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और इस कांस्टेंट को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं कि इस कांस्टेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक मकसद क्या है। मेरे बच्चे, अभी हमने रिलेशन क्या पढ़ा, रिलेशन ये था कि जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाई बाय लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया है। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे रो की वैल्यू चाहिए उस कांस्टेंट की। तो मैं कांस्टेंट को अलग करूंगा। कैसे अलग करेंगे, एरिया डिवाइड कर रहा है रेजिस्टेंस से, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय एरिया, ठीक है। और ये लेंथ जो है वो रो के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, उस साइड जाके क्या करेगा, दोनों को डिवाइड करेगा। तो आर मल्टीप्लाई बाय ए डिवाइडेड बाय एल इज इक्वल टू रो। किया मैंने क्या, मैंने कुछ ऐसी चीज की कि भाई जो एरिया है वो डिनोमिनेटर में है तो उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये एल जो है वो न्यूमरेटर में है तो उस साइड जाके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो रेजिस्टिविटी किसके बराबर हो गई, रेजिस्टिविटी बराबर हो गई रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। जो रो था जिसको मैं रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी कह रहा हूं, उसका फार्मूला हमें ये मिल गया कि हम यहाँ से उनकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम इसका यूनिट एक मरतबा देख लें तो यूनिट इसका क्या होगा, अगर हम सब सारे के सारे यूनिट पुट करें तो रो बराबर हो जाएगा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का यूनिट मैंने पीछे ओम बताया था। एंड देन एरिया, हमें पता है कि जो एरिया की मेजरमेंट होती है वो मीटर स्क्वायर में होती है। उसको आप डिवाइड करेंगे लेंथ के साथ, तो लेंथ का यूनिट होता है मीटर। देन मीटर
मीटर स्क्वायर में खत्म हो जाएगा, यानी 1 मीटर में चला गया, तो बाकी 1 मीटर बचा न्यूमरेटर में। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट आपको क्या मिलेगा, ओम इंटू मीटर। याद रखिएगा, रेजिस्टिविटी किसके बराबर है, ओम इंटू मीटर। या तो आप इस रेजिस्टिविटी का एक और नाम भी ले सकते हैं, और वो कहलवाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको ये क्यों कहते हैं मैं आपको इसका रीजन भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जहन में रखिएगा कि रेजिस्टिविटी इज आल्सो नेम्ड एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आप रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये फाइनल रिलेशन हमने निकाला रेजिस्टिविटी के टर्म्स में। पीछे से अगर अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन करना चाहे तो शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ क्या रिलेशन है, रेजिस्टेंस का एरिया के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, या एमसीक्यूज की शक्ल में पूछ सकता है, आपसे पूछे लेंथ को 2 गुना बढ़ाया, एरिया को 2 गुना कम कर दिया, लेंथ को 4 गुना बढ़ाया, एरिया को 4 गुना कम कर दिया, तो रेजिस्टेंस के साथ क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी चीजें वो शॉर्ट फॉर्म्स में पूछ सकता है। तो एमसीक्यूज की शक्ल में भी दे सकता है, या सीआरक्यूज में भी दे सकता है, कोई सिंपल सी डेफिनेशन वगैरह ये सारी फॉर्मेशन दे सकता है। अच्छा, आगे की अगर हम करें सेम पेज पर, तो मैं वही रेजिस्टिविटी को बयान कर रहा था, जिसको हमारा दूसरा नाम क्या दिया था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक वर्ड की मीनिंग होती है पर्टिकुलर, एक मखसूस रेजिस्टेंस होगी हमारे पास। तो चलें इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। जो मैंने फार्मूला लिखा कौन सा, कि जो रेजिस्टिविटी है वो किसके बराबर है, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय एरिया डिवाइडेड बाय एल। भाई अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है वो रेजिस्टिविटी को बराबर करना है रेजिस्टेंस के। ठीक है, यानी कि ये जो रो है मैंने इसको आर के बराबर कर देना है। तो जब मैं दोनों को बराबर करूंगा तो मैं क्या चाहूंगा, मैं ये चाहूंगा कि एरिया वाला टर्म भी खत्म हो जाए और लेंथ वाला टर्म भी खत्म हो जाए, यानी जब दोनों खत्म हो जाएंगे तभी तो बराबर हो सकते हैं दोनों। तो मैं दोनों को खत्म करूंगा। दोनों को खत्म कैसे करेंगे, दोनों को इस तरीके के साथ खत्म करेंगे कि आप किसी भी कंडक्टर का एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले लें, और उसकी जो लेंथ है वो आप कितनी लेंगे, वो 1 मीटर लेंगे। तो आप देखें, तो फिर मेरा रो जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, आर मल्टीप्लाई बाय एरिया की जगह पर भी 1 रखूंगा और लेंथ की जगह पर भी 1 रखूंगा। तो 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होने में कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो जो रेजिस्टिविटी है वो किसके बराबर हो जाएगी, वो बराबर हो जाएगी रेजिस्टेंस के। यानी कि ये जो रेजिस्टिविटी है, जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, ये कोई न्यू टर्म नहीं है, ये आर ही होता है, रेजिस्टेंस ही होता है। लेकिन ये उस चीज का रेजिस्टेंस है जिसमें आपने एरिया 1 मीटर स्क्वायर लेना है और लेंथ 1 मीटर लेनी है। यानी कि अगर मैं एरिया कितना लूं, 1 मीटर स्क्वायर लूं, और मैं लेंथ कितनी लूं, 1 मीटर लूं, तब जाके रेजिस्टिविटी किसके बराबर होगी, रेजिस्टेंस के बराबर होगी। और ये इसी के लिए ही पर्टिकुलर बना पड़ा है, किसी दूसरे के लिए नहीं है, ये याद रखिएगा। अगर मैं 2 2 लूंगा तो बराबर नहीं हो जाएगा, अगर मैं 3 3 लूंगा तब भी जाके बराबर नहीं होगा। तो अब अगर हम इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन बनाना चाहें तो हम इसकी डेफिनेशन वॉल्यूम के हिसाब से निकालते हैं। कैसे, देखें, मेरा यहाँ पर एक ऐसा कंडक्टर है जिसको एरिया भी है, जिसको लेंथ भी है। तो अब अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे वॉल्यूम का आंसर आएगा। अगर आपको ध्यान में हो तो वॉल्यूम उसकी साइड की मल्टीप्लीकेशन होती है, तीनों साइडों की। तो अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालना चाहूं तो इसका वॉल्यूम होगा एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो एरिया की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, 1 मीटर स्क्वायर, और लेंथ की जगह पर मैं लिखूंगा 1 मीटर। तो आंसर क्या आएगा, 1 × 1, एंड मीटर स्क्वायर इंटू मीटर बिकम मीटर क्यूब। यानी कि ये कोई न्यू टर्म नहीं है, बल्कि ये उस कंडक्टर की या उस क्यूबिक की या किसी भी चीज की रेजिस्टेंस है जिसका वॉल्यूम किसके बराबर है, 1 मीटर क्यूब का। तो मैं कहूंगा इट इज अ रेजिस्टेंस ऑफ क्यूब ऑफ यूनिट लेंथ। इट इज अ रेजिस्टेंस ऑफ क्यूब ऑफ यूनिट लेंथ। यहाँ पर मैं लिख लेता हूं, इट इज, यानी कि जो रेजिस्टिविटी है वो क्या है, रेजिस्टेंस ही है। और रेजिस्टेंस किसकी है, इट इज रेजिस्टेंस ऑफ क्यूब ऑफ यूनिट लेंथ। क्यूब समझ रहे हैं ना, 1 मीटर क्यूब, यूनिट लेंथ। और यूनिट लेंथ क्यों, क्योंकि मैंने सारे टर्म्स 1 1 लिए हैं। मैंने एरिया भी 1 लिया है, मैंने लेंथ भी 1 ली है, और एरिया के अंदर वो जो दो चीजें आएंगी, विड्थ और हाइट, वो भी 1 1 है, तभी जाके एरिया आपको 1 मिलने वाला है। तो ये एक रुकावट होती है, जो रुकावट किसकी होती है, सिर्फ और सिर्फ क्यूब ऑफ यूनिट लेंथ। याद रखिएगा, अगर क्यूब ऑफ यूनिट लेंथ नहीं होगा तो उसको आप रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नहीं कह सकते, आप उसको सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस कहिएगा। यानी कि ये जो चीज वैलिड है वो सिर्फ और सिर्फ क्यूब ऑफ यूनिट लेंथ के लिए वैलिड है। तो ये बेसिक सी चीज याद रखिएगा।
मुझसे बच्चे सवाल पूछते हैं, वो सवाल ये पूछते हैं कि सर जब आपने एरिया और लेंथ को खत्म किया इस इक्वेशन से, एरिया और लेंथ को, तो आपने वन वन क्यों लिया? दो दो ले लेते, तीन तीन ले लेते, चार चार ले लेते। तो चलें देखें, जो रेजिस्टिविटी है वो बराबर है रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। मेरे बच्चे सुनिएगा गौर से, अगर मैं एरिया भी दो लूं लेंथ भी दो लूं, तो रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टू डिवाइडेड बाय टू, दो दो क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो रेजिस्टिविटी बराबर हो जाएगी रेजिस्टेंस के। यानी कि अब डेफिनेशन चेंज हो गई। डेफिनेशन कैसे चेंज हुई? डेफिनेशन ऐसे चेंज हुई, तो मैंने पहले क्या बताया था, 1 मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर नहीं लेना, क्योंकि अब इक्वेशन के हिसाब से मुझे एरिया 2 मीटर स्क्वायर लेना है और मुझे लेंथ भी कितनी लेनी है? 2 मीटर लेनी है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये, हाँ इक्वेशन प्रूव हुई है कि रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टिविटी के बराबर है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या इसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब होगा? हाँ भाई, आपसे ही सवाल पूछता हूँ, क्या इसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब होगा? या अगर कोई दूसरा वॉल्यूम होगा तो वो कितना होगा इसका? व्हाट वुड बी इट्स वॉल्यूम राइट नाउ? अगर मैं इसका वॉल्यूम ढूंढना चाहूँ, किसका? एरिया 2 मीटर स्क्वायर का और लेंथ 2 मीटर का। हाँ, 4 मीटर क्यूब। तो 4 मीटर क्यूब में ये चीज वैलिड ही नहीं है। 4 मीटर क्यूब तो वो तो इस चीज में वैलिड ही नहीं है, मैंने पीछे बता दिया था। उसमें कितना करना पड़ेगा? यूनिट लेंथ करना पड़ेगा। क्यूब ऑफ यूनिट लेंथ है ये, 4 नहीं है। तभी मैं बच्चों को कहता हूँ कि जो हमने अल्टरनेटिव प्रूफ दिया है ना, जिसमें हमने एरिया और लेंथ को 1 पुट किया, उसको करने का मकसद ये था कि हमें क्यूबिक जो है ना वो यूनिट लेंथ मिले। तो मैंने वो पहले अरेंजमेंट कर ली, फिर मैंने आपको उसका रीजन बता दिया ना कि मैं दो नहीं कर सकता, मैं तीन नहीं कर सकता। हाँ, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर आ रही है, लेकिन मैं उसको दो तीन चार नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे वॉल्यूम जो है ना, फिर वो 1 मीटर क्यूब नहीं बल्कि जस्ट लाइक ऐसा 4 मीटर क्यूब मिल जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टिविटी नहीं है। तो ये याद रखिएगा, अगर आपने रेजिस्टिविटी पढ़नी है तो रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ किस में होती है मेरे बच्चे? 1 मीटर क्यूब ऑफ यूनिट लेंथ, मीटर क्यूब ऑफ यूनिट लेंथ। ठीक है, तो ये बेसिक से कॉन्सेप्ट याद कीजिएगा, किसके अंदर हम डिस्कस करते हैं? रेजिस्टिव, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ से छोटे सी डेफिनेशन, सीआरक्यूज में डेफिनेशन पूछ सकता है, हो सकता है इसका फार्मूला पूछे, मुझे इतना ज्यादा नहीं पता है सीआरक्यूज के बारे में। तो ये तभी मैंने सारी अरेंजमेंट आपके सामने क्लियर कर ली है। ये थर्ड पेज हमने क्लियर कर लिया। यहाँ से शॉर्ट एमसीक्यूज पूछ सकता है कि रेजिस्टिविटी किन चीजों पर डिपेंड करती है। याद रखिएगा, रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ 1 मीटर क्यूब के लिए ही है। आप लेंथ को बढ़ा रहे हैं, लेंथ को कम कर रहे हैं, उसमें रेजिस्टिविटी का काम ही नहीं है। रेजिस्टिविटी का काम सिर्फ 1 मीटर क्यूब के साथ है। जैसे अगर आपसे एमसीक्यूज पूछा जाए कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ 2 टाइम्स, अगर हम लेंथ को 2 टाइम्स बढ़ा दें, लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स, अगर हम लेंथ को 2 गुना बढ़ा दें, तो सवाल क्या पूछा गया? सवाल ये पूछा गया कि व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? आप कहेंगे सर इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो कांस्टेंट ही रहेगी। और रेजिस्टिविटी क्यों कांस्टेंट रहेगी? वो इस वजह से कांस्टेंट रहेगी कि रेजिस्टिविटी है ही काम 1 मीटर क्यूब वाली का। और 2 मीटर या 3 मीटर जितना भी कर दें वो रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टिविटी फिर भी 1 मीटर क्यूब की ही बनेगी। तो याद रखिएगा, लेंथ को बढ़ाने से, ज्योमेट्री को बढ़ाने, एरिया को बढ़ाने से रेजिस्टिविटी पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्या मैं रेजिस्टिविटी को प्रॉपर्टी ऑफ वायर कहूंगा? नहीं, क्योंकि वायर आप चेंज कर रहे थे तो वो रेजिस्टेंस वाली चीज थी। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इसको हम क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो जो रेजिस्टिविटी है ना, वो प्रॉपर्टी है, एक खासियत है, एक कैरेक्टरिस्टिक है। किसका कैरेक्टरिस्टिक है? मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक है, जिस मटेरियल की हमने वायर बनाई है। और अगर आप अपने बुक में देखें, वरना मेरे पास इन बोर्ड का बुक पड़ा है अभी सामने, तो उसमें मुझे एक टेबल नजर आ रही है जिसमें रेजिस्टिविटी की सारी वैल्यूज पुट पड़ी हुई है। तो वो वैल्यूज कांस्टेंट है। टेबल याद नहीं करनी पड़ेगी, इतना मैं गेस कर रहा हूँ। अगर कोई न्यूमेरिकल देगा तो साइड में से उसकी वैल्यू देगा कि ये रेजिस्टिविटी की वैल्यू इतनी के बराबर है। याद रखिएगा, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है हमारे पास, और ये कांस्टेंट होती है फॉर 1 मीटर क्यूब। अगर 1 मीटर क्यूब नहीं लेंगे तो रेजिस्टेंस कहलवाएगी, रेजिस्टिविटी नहीं कहलवाएगी। तो ये दर हकीकत बेसिक डिफरेंस होता है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, पीछे वाली प्रॉपर्टी ऑफ वायर की। ये इंडिपेंडेंट टू ज्योमेट्री होता है, ज्योमेट्री पर डिपेंड नहीं करता। ये किन चीजों पर डिपेंड करता है? एक मटेरियल पर, दूसरा किस पर डिपेंड करता है? दूसरा डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। जैसे पीछे वो रेजिस्टेंस कर रहा था,
वो टेम्परेचर वाली पॉइंट भी बात करेंगे कि उस पर कैसे डिपेंड करता है, लेकिन ये दो टर्म्स यहाँ से जो है वो क्लियर कर लीजिएगा। बेटा मेरे पास मीटिंग में 4 मिनट्स हैं। अच्छा आज सिर्फ यही मीटिंग डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह कल हम टेम्परेचर वाली पॉइंट को क्लियर करेंगे। एंड आई विल होप के कल जो है ना मैंने 2 क्लासेस लेनी है, तो दोनों क्लासेस में मैंने ओम्स लॉ, रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर डिपेंडेंट का भी रिलेशन निकालेंगे, उनकी ग्राफ्स को भी सॉल्व करके हम फाइनलाइज करेंगे इस ओम्स लॉ के हिसाब से। फिर आई गेस कि आगे चल के आपका टॉपिक रियोस्टेट है जितना मुझे ध्यान में है, वरना मैं बुक से देख लूंगा। फिर उसी हम जो है ना वो डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। तो अगर यहाँ से आज का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। मैं आपको पेज नंबर शो कर रहा हूँ, ये चौथा पेज था, ठीक है। दिस वन इज अ थर्ड पेज, ये तीसरा पेज था। एंड दिस वन इज अ सेकंड, ये सेकंड पेज है। एंड दिस वन इज अ फर्स्ट, ये फर्स्ट पेज है। तो मैंने 4 पेजों पर ये लेक्चर 4 पेजेस पर लेक्चर फाइनलाइज कर लिया। ये रिकॉर्डेड मेरे पास पड़े हैं। अब मुझे सिर्फ एक दिन चाहिए, मैं ये सारे ही जो है गूगल क्लासरूम कोड बनाया था मैंने, शायद आपको याद हो, आप उसमें ऐड थे आई होप कि उसमें मैं आपको शेयर कर दूंगा। लेकिन वो होप्स हो कि संडे वाले दिन होगा आगे चल के, तो वो सारे मैं रिकॉर्डिंग करके उसी पर ही अपलोड करता। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, अदरवाइज वी हैव टू एंड इट अप द क्लास। ये फर्स्ट था रेजिस्टेंस के मुतालिक। दूसरा था कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस डिपेंड किस पर चीजों पर करता है। थर्ड वन हमने मैथमेटिकल डेरिवेशन की, मैंने रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट दिया, और ये सारी चीजें क्लियर। इज इट क्लियर फॉर ऑल? इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज वी हैव टू एंड इट अप द मीटिंग। ओके। ओके मेरे बच्चे, सो आई होप के सबके लिए क्लियर होगा, इतना डिफिकल्ट नहीं। जैसे अंडरस्टैंड करना है बुक को रीड कर लीजिएगा, एक मरतबा बुक को रीड करेंगे तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, अभी जो हमने इस लेक्चर में डिस्कस आगे की। तो चले इंशाल्लाह अब आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, लेट्स कंटिन्यू द क्लास। क्लास को कंटिन्यू करते हैं बिकॉज इट इज 9:38 राइट नाउ, ताकि हम इस जो है ना वो टॉपिक को कंप्लीट कर सकें। मेरे बच्चे, माय वॉइस इज क्लियर टू यू? इज इट क्लियर? ओह ओके 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 ओके। तो हमने कल जो चीज़ फाइनलाइज की थी, वो कल हमने ये पढ़ा था कि जो रेजिस्टिविटी है, सॉरी रेजिस्टेंस जो है, वो डिपेंड करती है ज्योमेट्री के ऊपर, ठीक है। तो जब हमने ज्योमेट्री को डिस्कस किया था तो हमें दो चीजें नजर आई थी, एक लेंथ और एक एरिया। तो हमारे पास ये एक रिलेशन बन गया जिसको मैं रेड से जो है ना वो मार्क कर दे रहा हूँ। तो वो चीज हमारे पास रिलेशन में नजर आई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने रेजिस्टेंस का एक इनवर्स टर्म पढ़ा था, आपको याद हो अगर। हमने जो वो रेसिप्रोकल पढ़ा था या इनवर्स जो पढ़ा था, वो के कहलवाता है, जिसको हमने कंडक्टेंस का नाम दिया था। तो फिर रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस को आप कैसे कंपेयर करेंगे? आप ये कीजिएगा कि जो रेजिस्टेंस का फार्मूला है ना, उस फार्मूला को अगर आप रिवर्स कर देंगे तो वो किसका फार्मूला बन जाएगा मेरे बच्चे? कंडक्टेंस का। रिवर्स कैसे कर देंगे कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर वाली जगह पर आ जाएगा और न्यूमरेटर कम्स इनटू द डिनोमिनेटर, यानी कि एरिया ऊपर हो जाएगा एंड रेजिस्टिविटी एंड लेंथ नीचे की तरफ आ जाएंगे। फिर हमने कहा था कि जब आपने रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी के बराबर किया, यानी कि वहीं रो इज इक्वल टू आर, जब आप रो को आर के बराबर कर देंगे तो आपने जो कंडक्टर लिया था उस मेटालिक कंडक्टर का वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 1 मीटर क्यूब। इट मस्ट बी ऑफ 1 मीटर क्यूब। और 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम कब बनेगा? जब हम उस कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर लेंगे और एरिया 1 मीटर स्क्वायर लेंगे। हमने ये कल चीजें पढ़ी थी ज्योमेट्री के साथ रिलेटेड। याद रखिएगा, रेजिस्टेंस ज्योमेट्री पर डिपेंड करती है, लेकिन रेजिस्टिविटी ज्योमेट्री पर डिपेंड नहीं करती, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ज्योमेट्री। आप लेंथ और एरिया को जितना भी बढ़ाएं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज का। चलें, आज जो हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है वो हम डिस्कस करेंगे कि भाई टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करती है। और दूसरा हमारे पास है टेम्परेचर कोएफिशिएंट के लेकर, टेम्परेचर कोएफिशिएंट हम किसे कहते हैं। उसके बाद आखिर में हम जो है वो कंडक्टिविटी को भी डिस्कस कर लेंगे कि कंडक्टिविटी क्या है। मेरे बच्चे, मैंने आपको पहले भी बताया था
कि जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, आई जस्ट राइट इट डाउन हियर। रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर के दो रिलेशंस होते हैं, आइदर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। या तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो ज्यादातर हमारे पास कौन से होते हैं, वो ज्यादातर हमारे पास है मेरे बच्चे मेटालिक कंडक्टर्स। हमारे पास ज्यादा चीजें कौन सी हैं, वो मेटालिक कंडक्टर्स हैं। तो मेटालिक कंडक्टर्स में क्या होता है, मेटालिक कंडक्टर्स में जो रेजिस्टेंस होती है ना कंडक्टर की, जो कंडक्टर की हमने वायर ली उसकी जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखती है। यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, अगर टेम्परेचर कम होगा तो इट मीन्स रेजिस्टेंस भी कम होने वाली है वहां पर। तो आई होप कि यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। अब सवाल ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगी कैसे। तो मैंने उसकी रीजन आपके सामने लिखी पड़ी है इस पेज के ऊपर, वो मैं जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, उस चीज को अंडरस्टैंड कीजिएगा। मेरे बच्चे हमने कहा कि भाई ये एक कंडक्टर है, ठीक है, ये जो मैंने बनाया है आपके सामने ये कंडक्टर है। इस कंडक्टर के अंदर मैंने ये ना जो ब्लैक कलर के सर्किल्स बना दिए हैं, इसको हम कहते हैं एटम्स इन अ कंडक्टर। ये उस मेटालिक कंडक्टर के अंदर एटम्स हैं। और यहाँ पर जो मैंने रेड से ई लिख दिया है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है विच आर मूविंग रेंडमली, जो रेंडमली मूव कर रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था जब आप बैटरी कनेक्ट नहीं करते तो ये रेंडमली मूव कर देते हैं। अब हमने क्या कर दिया, अब हमने इसके टेम्परेचर को बढ़ा दिया, व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस। जब हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो हमें ये पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेंगे, ये एक्साइटेड होंगे, और एक्साइटेड होने के बाद किसके साथ टकराएंगे, इन एटम्स के साथ टकराएंगे, है ना, और एटम्स के साथ मोर विगोरसली टकराएंगे। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन आएगा और उस एटम के साथ टकराएगा, टेम्परेचर ज्यादा है, एक्साइटेड है, एक मर्तबा टकराएगा, इसकी स्पीड कम हो जाएगी। क्यों कम होगी, क्योंकि एटम जो है वो रुकावट वाला काम कर रहा है यहाँ पर। इसी तरीके के साथ एक और एटम है, उसके साथ एक और इलेक्ट्रॉन जाके टकराएगा। तो जब वो एटम के साथ टकराएंगे तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि सामने एक रेजिस्टेंस, एक रुकावट है। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बदले में याद रखिएगा कि जो उनकी स्पीड है, जिसको हमने ड्रिफ्ट स्पीड का या ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम दिया था। मैंने बताया था आपको कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन की जो है ना वो कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी होती है। उस कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी के साथ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि उसके रिवर्स मूव कर लेते हैं। तो उस स्पीड को हम ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम दे देते हैं। इज देयर एनीवन टू टेल मी कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर मैंने पढ़ाया था आपको, कितना ऑर्डर होना चाहिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, कितना ऑर्डर पढ़ाया था मैंने कि ये मतलब ये हाँ 10 पावर +3 नहीं 10 पावर-3 होता है। ये कम से कम स्पीड होती है, ज्यादा से ज्यादा नहीं होती, कम से कम होती है 10 पावर-3 की अरेंजमेंट। तो ये ड्रिफ्ट स्पीड का ऑर्डर याद रखिएगा 0.001 मीटर पर सेकेंड। आपको जितना भी ऑर्डर मिलेगा वो इसी अरेंजमेंट में मिलने वाला है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो ये अरेंजमेंट ध्यान में रखिएगा जो हम इन केसेस में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है मेरे बच्चे। तो हुआ कुछ यूं कि जब हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा कोलाइड करेंगे, यानी कि मोर कोलिजन होगी, और मोर कोलिजन की वजह से उनकी ड्रिफ्ट स्पीड क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है। कोलाइड होगा यानी रुकावट है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, अगर उनकी स्पीड कम हो गई, स्पीड कम हो गई यानी इलेक्ट्रॉन को मूव करने में टाइम ज्यादा लगेगा, हम यही पढ़ते हैं। जब स्पीड कम हो जाती है तो मीन्स टाइम ज्यादा लगेगा, और जब टाइम ज्यादा लगेगा तो उसका मतलब क्या होगा कि रिजल्ट्स डिक्रीज इन करंट, यानी कि वहां पर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और करंट की वैल्यू जब कम हो जाएगी तो हमने पीछे क्या पढ़ा था, हमने यही चीज पढ़ी थी कि जब करंट कम होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर रुकावट, वहां पर रेजिस्टेंस बढ़ गई। अब अगर मैं इस पूरी चीज को समराइज करूं, स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, स्टार्टिंग में हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया और आखिर में हमें रिजल्ट जो रेजिस्टेंस भी क्या मिला, इंक्रीज मिला। इट मींस व्हाट, दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैं एक मरतबा इसको फाइनलाइज कर लूं, मेरे पास मेटालिक कंडक्टर है, मेटालिक कंडक्टर के अंदर एटम्स भी हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एटम के साथ टकराते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया और उसके टेम्परेचर को बढ़ा दिया। जब हमने इसके टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो हमने ये देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स पहले कम कोलाइड कर रहे थे अब ज्यादा कोलाइड करेंगे, क्योंकि वो एक्साइटेड है ना।
तो ज्यादा कोलिजन की वजह से उनकी रफ्तार में कमी आ जाएगी। और रफ्तार में कमी क्यों आ जाएगी? क्योंकि उनके बीच में टकराव ज्यादा बढ़ जाएगा। जब टकराव ज्यादा बढ़ गया, रफ्तार में कमी आ गई, तो मूव करने के लिए जो वक्त लगेगा वो वक्त ज्यादा लगेगा। अगर वक्त ज्यादा लग रहा है तो इट मीन्स जो करंट की वैल्यू है वो कम हो गई। और करंट की वैल्यू कम कब होती है? जब रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। सो दैट्स द रीजन व्हाई वी पुट हियर दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हम रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली इसी रीजन की वजह के साथ पुट कर लेते हैं कि जो रेजिस्टेंस है उस वायर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ है? टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आई होप कि आपको ये टर्म यहाँ पर क्लियर हुआ होगा इस अपार्ट की क्लियरेंस के लिए। अच्छा, तो ये था बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो हम इन अरेंजमेंट में निकाल लेते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, मैं नेक्स्ट पेज पे मूव कर रहा हूँ और नेक्स्ट पेज में हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारे पास कौन सा है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टर या रेजिस्टिविटी आप उसे कह सकते हैं, जिसको जिसको हम जो है वो लिखते हैं अल्फा के साथ। अल्फा के साथ हम उसको कोएफिशिएंट का नाम दे देते हैं। अच्छा, मैंने कल भी बताया था कि जो रेजिस्टिविटी की वैल्यूज हैं वो फिक्स है। जैसे अगर मैं बात करूं अल्यूमिनियम की, तो अल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी होती है 0.0285, तो उनकी रेजिस्टिविटी फिक्स है। हाँ, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकती है और उसका भी वही रिलेशन है कि रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सेम ही कॉन्सेप्ट है। और सम मटेरियल्स के लिए रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जैसे रेजिस्टेंस का आगे चल के हम इफेक्ट पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम एक टर्म डिस्कस करने वाले हैं। वो टर्म कौन सा है हमारे बच्चा? वो है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अगर आप अपने बुक में देखेंगे तो अपने आपके बुक में वो मैथमेटिकल इक्वेशन ड्राइव नहीं हुई पड़ी कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब क्या है। मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। वैसे भी आपने फाइनल इक्वेशन ही ध्यान में रखनी है जो मैं लास्ट में इवेल्युएट करूंगा, आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। मेरे बच्चे, टेम्परेचर कोएफिशिएंट में हमें क्या बताया गया? हमें ये बताया गया कि हमारे पास एक मेटालिक कंडक्टर है, ठीक है, और उस मेटालिक कंडक्टर की जो इनिशियल रेजिस्टेंस है वो आर नॉट के बराबर है, और इनिशियल रेजिस्टेंस में उसका जो टेम्परेचर है वो कितना है? वो है 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये मैं इनिशियल कंडीशंस ले रहा हूँ, जिसमें मैंने टेम्परेचर उसका कितना लिया? 0 डिग्री सेल्सियस, और मैंने उसकी इनिशियल रेजिस्टेंस कितनी ली? आर नॉट। आगे चल के हमने क्या किया? आगे चल के हमने इसके टेम्परेचर को बढ़ा दिया। हमने इसके टेम्परेचर को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। यानी कि हमने इसका जो टेम्परेचर है वो टी के बराबर कर दिया। पहले 0 था, अब टी के बराबर हो गया। मैंने पीछे वाली स्लाइड में पढ़ाया आपको कि टेम्परेचर को चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज होती है। और हमने क्या रिलेशन पढ़ा? हमने ये रिलेशन पढ़ा कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखती है। तो अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ गई होगी। उस रेजिस्टेंस को मैं आर टी का नाम दे देता हूँ, यानी कि रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी। जो रेजिस्टेंस है वो टी टेम्परेचर पर है। अब अगर आप इन दोनों रेजिस्टेंस को कंपेयर करें तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि सर जो आर टी है वो ग्रेटर है, किसके साथ ग्रेटर है? और नॉट के कंपैरिजन में। वो क्यों ग्रेटर हुआ? क्योंकि हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं चेंज ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहूँ, डेल्टा आर, तो चेंज ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? बड़े में से हम छोटा माइनस कर लेते हैं, तो बड़ी वैल्यू कौन सी है हमारे पास? आर टी, और छोटी वैल्यू कौन सी है हमारे पास? आर नॉट। तो ये रहा हमारे पास डेल्टा आर की वैल्यू विच इज अ चेंज ऑफ रेजिस्टेंस। तो आई होप कि आपके लिए क्लियर होगा कि हम चेंज कैसे मालूम करते हैं। फाइनल माइनस इनिशियल, बड़ी से हम छोटी वैल्यू माइनस कर देते हैं। तो हमने डेल्टा आर की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर ली मेरे बच्चे। अब हमें ये कहा गया, अच्छा ये आपके बुक में या कोई दूसरा अगर बुक है उसमें अगर आप देखेंगे तो वो कह रहा है कि भाई एक्सपेरिमेंटली ये सारी चीजें हुई हैं। तो मैं उसको थोड़ा सा एलाबोरेट करना चाहूंगा यहाँ पर। देखिए, ये जो चेंज ऑफ रेजिस्टेंस है, पहला सवाल ये है कि रेजिस्टेंस में चेंज किस वजह से आया है? तो आप कहेंगे टेम्परेचर की चेंज की वजह से। तो मैं कहूंगा कि चेंज ऑफ रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ टेम्परेचर। जो चेंज ऑफ रेजिस्टेंस है वो चेंज ऑफ टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितना टेम्परेचर ज्यादा चेंज करेंगे रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा चेंज हो जाएगी। और मैंने पीछे पढ़ाया था आपको, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। चेंज ऑफ रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ टेम्परेचर। एक और मोर इंपॉर्टेंट वैल्यू वो ये कि जो चेंज ऑफ रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ होती है? ओरिजिनल रेजिस्टेंस के साथ होती है। किसके साथ होती है? ओरिजिनल रेजिस्टेंस के साथ होती है। यानी कि अगर एक कंडक्टर की ओरिजिनल रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसमें चेंज भी ज्यादा आएगी, और अगर एक रेजिस्टेंस की ओरिजिनल रेजिस्टेंस कम है तो उसमें चेंज जो है वो भी कम आने वाली है। तो हमने दो टर्म्स यहाँ पर पढ़े। वो दो टर्म्स कौन से हैं? कि जो चेंज ऑफ रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ टेम्परेचर, एंड द चेंज ऑफ रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
इनिशियल रेजिस्टेंस, वो इनिशियल रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मेरे बच्चे अगर हम इन दोनों रिलेशंस को आपस में कंबाइन करें तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कंबाइन बोथ रिलेशंस। आपने इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन करना है। जब आप इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन हमें क्या मिलेगी कि जो डेल्टा आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एक आर नॉट के साथ और दूसरा किसके साथ? डेल्टा टी के साथ। ठीक है, तो डेल्टा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी की सिंबल हटाते हैं तो पीछे आप पढ़ चुके हैं कि हम कांस्टेंट देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी की सिंबल हटाने के बाद हम इक्वल की साइन देंगे और इक्वल की साइन में हम एक कांस्टेंट दे देंगे जिसको हम अल्फा प्रोनाउंस कहेंगे। ठीक है, और आर नॉट इंटू डेल्टा टी आपने एज इट इज रख देना है। तो जो डेल्टा आर की हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनी वो कितनी बनी? वो बनी अल्फा आर नॉट इंटू डेल्टा टी। जो डेल्टा आर यानी कि चेंज ऑफ रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर हुआ? वो बराबर हुआ एक कांस्टेंट के जिसको हम अल्फा कह रहे हैं। आर नॉट उसकी पहले वाली रेजिस्टेंस और डेल्टा टी क्या है? उसका चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब अगर मैं डेल्टा टी की जगह पर वैल्यू पुट करूं, थोड़ा सा समझिएगा कि डेल्टा टी की जगह पर अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो डेल्टा टी क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे हमने डेल्टा आर को पुट किया था तो यहाँ पर भी हम यही कनेक्शन शो कर देंगे। तो जो डेल्टा टी है वो फाइनल माइनस इनिशियल है। फाइनल टेम्परेचर टी था, इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो मैं इसको करूंगा टी माइनस 0। तो डेल्टा टी बराबर हो जाएगा किसके? टी माइनस 0 कर देंगे तो यू गॉट टी देयर। यानी कि मैं डेल्टा टी पुट करूं या टी पुट करूं देयर इज नो एनी डिफरेंस, किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं होने वाला। तो अगर मैं डेल्टा आर की इक्वेशन को फाइनल कर दूं तो डेल्टा आर किसके बराबर हो जाएगा मेरे बच्चे? अल्फा आर नॉट इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा टी की जगह पर आप टी रखेंगे। याद रखिएगा ये टी कोई एक टेम्परेचर नहीं है, ये चेंज ऑफ टेम्परेचर से ही हमें मिला है। लेकिन हमें बेनिफिट क्या था? हमें बेनिफिट ये है कि हमारे पास एक टेम्परेचर 0 है। तो जब हम टी माइनस 0 करेंगे तो रिजल्टेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डेल्टा टी पुट करें या यहाँ पर टी पुट करें, लेकिन ये याद रखिएगा कि टी डेल्टा टी से ही मिलेगा। तो डेल्टा आर किसके बराबर हुआ? अल्फा आर नॉट इंटू टी। ये जो आपको अल्फा वाला टर्म नजर आ रहा है ना, इस अल्फा वाले टर्म को हम क्या कहते हैं? इस अल्फा वाले टर्म को हम कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ये बी कांस्टेंट होता है एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर अल्फा की वैल्यू भी आपको क्या मिलेंगी? कांस्टेंट मिलेंगी। यानी कि ये भी याद करने की नीड नहीं है। जैसे अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर की होती है 0.0047 अल्फा फॉर कॉपर। अगर मैं कॉपर के लिए आपको अल्फा बता दूं जो मेरे जहन में है, वो हमारे पास कितनी होती है? 0.00427 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, तो ऐसे अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट होगी। अब मुख्तलिफ मटेरियल्स के लिए वो मुख्तलिफ होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ये जो फाइनल इक्वेशन मैंने लिखवाई ना, इस इक्वेशन को जहन में रखिएगा। मैं अल्फा का यूनिट भी यहाँ पर निकाल सकता हूँ। अल्फा का अगर इसी इक्वेशन से आप यूनिट निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? आप लिखेंगे कि जो डेल्टा आर है वो किसके बराबर हुआ मेरे बच्चे? वो बराबर हुआ अल्फा इंटू आर नॉट टी। डेल्टा टी पुट कर दें तब भी कोई फर्क नहीं है। आर नॉट डेल्टा टी मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड आके डिवाइड करेगा तो अल्फा किसके बराबर हुआ? अल्फा बराबर हुआ डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर नॉट इंटू टी। पहले यूनिट निकाल लेते हैं फिर डेफिनेशन पर भी आएंगे। यूनिट अगर आप इस फार्मूले के अंदर पुट करें तो जो डेल्टा आर है चेंज ऑफ रेजिस्टेंस, वो भी आप किस में मैयर करते हैं? ओम में मैयर करते हैं। और जो आर नॉट है ओरिजिनल रेजिस्टेंस, वो भी हम ओम में मैयर कर लेते हैं। हम टेम्परेचर जो टी है उसकी हम चेंज मालूम करने वाले हैं। तो चेंज आप सेल्सियस में लिख लें या केल्विन में लिख लें उसमें कोई फर्क नहीं होता। तो यहाँ पर मैं डिग्री सेल्सियस लिख लेता हूँ तो ओम ओम कैंसिल हो जाएगा। डिग्री सेल्सियस को आप ऊपर लेके जाएंगे तो पावर -1 बन जाएगा। तो इसका आंसर आएगा सेल्सियस इनवर्स, यानी कि डिग्री सेल्सियस इनवर्स हम लिखते हैं। आप चाहें तो इसको केल्विन भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं। क्यों? क्योंकि जितना टेम्परेचर चेंज केल्विन में आता है उतना टेम्परेचर चेंज डिग्री सेल्सियस में आता है। याद रखिएगा, अगर मैं इसको डिग्री सेल्सियस कहूं तब भी एक ही बात है, अगर मैं इसको केल्विन इनवर्स कहूं तब भी एक ही बात है। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जितना टेम्परेचर का चेंज डिग्री सेल्सियस में आता है उतना टेम्परेचर का चेंज केल्विन में आ जाता है। अच्छा, अगर हम डेल्टा आर को थोड़ा सा खोल के लिखेंगे, डेल्टा आर का कॉन्सेप्ट क्या है? तो डेल्टा आर हम पढ़ चुके थे कि फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो फाइनल रेजिस्टेंस थी आर टी
और इनिशियल रेजिस्टेंस कितनी थी आर नॉट, तो आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस थी इनटू टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर की चेंज है जैसे मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। तो अल्फा की आप डेफिनेशन निकाल सकते हैं यहाँ पर। अल्फा की डेफिनेशन क्या निकालेंगे, दैट इट इज अ रेशो, किसके बीच में रेशो है, किसके बीच में डिवीजन है, डिवीजन है डेल्टा आर, आर नॉट और टी के बीच में। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा दैट रेशो बिटवीन, ये रेशो है किसके बीच में, रेशो बिटवीन चेंज ऑफ रेजिस्टेंस, चेंज ऑफ रेजिस्टेंस जो डेल्टा आर हमने कहा था, या आर टी माइनस आर नॉट कह रहे हैं, रेशो बिटवीन चेंज ऑफ रेजिस्टेंस टू, और दूसरा फैक्टर कौन सा होना चाहिए, टू, यानी कि डिनोमिनेटर में कौन सी चीज है आर नॉट, आर नॉट का क्या मतलब था ओरिजिनल रेजिस्टेंस, तो इट इज द रेशियो बिटवीन चेंज इन रेजिस्टेंस टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस, और डेल्टा टी क्या था चेंज ऑफ टेम्परेचर, और चेंज ऑफ टेम्परेचर में इंक्रीज था कि डिक्रीज था, तो ये इंक्रीज था, ओरिजिनल रेजिस्टेंस ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, यहाँ पर केल्विन इन टेम्परेचर लिख लें कोई इशू नहीं, पर केल्विन इन टेम्परेचर पर राइज इन टेम्परेचर कर दें कोई भी इशू नहीं इस केस में, पर राइज इन टेम्परेचर। तो ये हमारे पास अल्फा की डेफिनेशन कि भाई ये जो है ना कोई न्यू चीज नहीं है, ये रेशो होता है किसके बीच में, चेंज ऑफ रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस चेंज हो रही है किसके हिसाब से, ओरिजिनल रेजिस्टेंस के हिसाब से, और दूसरा किसके हिसाब से, ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ाने की वजह से जो चीज हो रही है। तो हमने अल्फा की वैल्यू यहाँ पर निकाल दी। अब अगर मैं आपको कहूं कि भाई मैंने एक कंडक्टर लिया, मैंने एक कंडक्टर लिया जिसका वॉल्यूम किसके बराबर था, 1 मीटर क्यूब के बराबर था, तो रेजिस्टेंस की जगह पर अब मैं क्या पुट करूं, वॉल्यूम अगर किसी कंडक्टर का 1 मीटर क्यूब है तो मैं रेजिस्टेंस को निकाल के एक और टर्म निकालूंगा, वो टर्म कौन सा था, अगर मेरे पास एक ऐसा कंडक्टर है जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब के बराबर है, तो इस आर की जगह पर मैं एक और टर्म लिखूंगा, वो कौन सा टर्म था, आई, नहीं भाई, लेंथ नहीं, लेंथ क्यों पुट करेंगे, मैं इस फार्मूले से आर को रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ कि अब मैंने जो कंडक्टर लेना है वो कंडक्टर मैंने लेना है 1 मीटर क्यूब का, यानी कि एक ऐसा कंडक्टर लूंगा जिसकी लेंथ, जिसका एरिया 1 1 हो जाएगा, यानी वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हो। तो रेजिस्टेंस को रिप्लेस करके मैं दूसरा टर्म लिखूंगा फिर, क्योंकि फिर रेजिस्टेंस का काम नहीं है, फिर एक और टर्म का काम था, कौन सा था वो, पीछे मैंने कल भी बताया था और स्टार्टिंग में भी मैंने बताया है, नहीं कंडक्टेंस नहीं है वो चीज, किसी भी कंडक्टर का जब वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब होता है तो रेजिस्टेंस किसके बराबर होती है, कल भी हम इस पर डिस्कशन कर चुके हैं और आज भी मैंने पहले पहले पेज पर रिपीट करवाया आपको, कि एक ऐसा कंडक्टर जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब के बराबर है तो उसकी रेजिस्टेंस का एक और नाम होता है, वो होती रेजिस्टेंस ही है लेकिन उसका नाम क्या बताया मैंने पीछे आपको, हाँ भाई, इज देयर एनीवन टू आंसर, रेजिस्टेंस किसके बराबर होती है, रेजिस्टिविटी, ये बात भाई मैंने पीछे बताया ना पहली स्लाइड में कि जब आप कंडक्टर एक ऐसा लें जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हो जाए, तो आप आर को रिप्लेस करके क्या पुट कर सकते हैं, रेजिस्टिविटी पुट कर सकते हैं। मैंने पीछे बताया था आपको, थोड़ा सा जो है ना वो गेन करें इन चीजों को, तो आपने इस फार्मूले के अंदर अब क्या करना है, इस फार्मूले के अंदर आर को रिप्लेस करके रो लिख देना है बस। तो अल्फा का फार्मूला क्या बनेगा फिर, अगर आप वो फार्मूला देखें तो उसमें मैंने लिखा है आर टी माइनस आर नॉट, ठीक है। तो मैं अब कंडक्ट जब मैंने 1 मीटर क्यूब लिया ना, तो मैं आर को रिप्लेस कर दूंगा किसके साथ, रो के साथ, तो मैं पुट करूंगा कि अल्फा बराबर है रो टी माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाय, वहां पर आर नॉट था, यहाँ पर मैं क्या पुट करूंगा रो नॉट और मल्टीप्लाई बाय टी, एज इट इज पुट कर दूंगा, तो अब ये भी अल्फा की वैल्यू है।
लेकिन ये रेजिस्टिविटी के टर्म्स में, और वो किसके टर्म्स में, वो रेजिस्टेंस के टर्म्स में। बस ये दोनों में फर्क है कि हमारे पास अल्फा जो है वो रेजिस्टिविटी में बन सकती है, और अल्फा जो है वो रेजिस्टेंस में भी हम निकाल सकते हैं। फर्क ये है कि अगर हमारे पास 1 मीटर क्यूब होगा तो वो रेजिस्टिविटी कहलवाएगा, अगर 1 मीटर क्यूब नहीं होगा तो हम उसको सिंपली रेजिस्टेंस कह देंगे। तो ये है बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो हम इस अरेंजमेंट में निकाल लेते हैं। अच्छा, यहाँ से वो दो फंडामेंटल रिलेशंस में फाइनलाइज कर देता हूँ ताकि आपके लिए वो चीज क्लियर हो जाए मेरे बच्चे। नेक्स्ट पेज के ऊपर अभी जो हमने फार्मूला पढ़ा किसका, रेजिस्टेंस का, अल्फा अल्फा के कंपैरिजन में, तो हमने ये निकाला कि अल्फा किसके बराबर है, अल्फा बराबर है आर टी माइनस आर नॉट। उसको आपने डिवाइड कर देना है किसके साथ, आर नॉट इंटू टी या डेल्टा टी, आप जो भी पुट करना चाहें। अब हमें ये पता है कि यहाँ पर जो हमने ये रिलेशन प्रूफ किया था, तो स्टार्टिंग में मैंने आपको एक रिलेशन बताया था कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ होता है मेरे बच्चे, टेम्परेचर के साथ। और जब हमने इस कंडक्टर का केस पढ़ा था तो हमने टेम्परेचर को बढ़ाया था। तो मैंने क्या कहा था कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। तो यहाँ से क्या चीज हमें मिल रही है कि ये इनिशियल रेजिस्टेंस था और ये फाइनल रेजिस्टेंस है। तो कौन सा रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो आप कहेंगे सर फाइनल रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन इनिशियल रेजिस्टेंस। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि आर टी की जो भी वैल्यू आएगी ना वो आर नॉट से हमेशा क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। आर टी की जो भी वैल्यू होगी वो इस आर नॉट वाले फैक्टर से हमेशा ज्यादा होने वाली है। यानी कि अगर आर टी की जगह पर हम 10 लिखेंगे तो आर नॉट की वैल्यू उससे तो कम होने वाली है, ये तो बात क्लियर है। फिर जितनी भी हो हमारे पास, जैसे अगर मैं आर टी की वैल्यू 9 पुट कर देता हूँ, आर नॉट की वैल्यू 8 पुट कर देता हूँ, मैं आर टी की वैल्यू लेट सपोज 10 पुट कर देता हूँ, आर नॉट की वैल्यू मैं 7 पुट कर देता हूँ, मैं आर टी की वैल्यू 11 पुट कर देता हूँ और आर नॉट की वैल्यू 2 पुट कर देता हूँ। तो इसी तरीके के साथ हम वैल्यूज को पुट करेंगे क्योंकि हमें पता है कि आर टी इज ग्रेटर देन आर नॉट। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस, रीजन ये है कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। अब थोड़े से अगर इसके मैं आंसर्स देख लूं तो देखें, जब 9 में से हम 8 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, लेकिन ये 1 बचेगा प्लस का। क्यों प्लस का बचेगा, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का है। जब हम 10 में से 7 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेंगे 3, और वो 3 भी किसके बचेंगे, प्लस के, क्योंकि बड़ा नंबर पॉजिटिव है। और जब हम 11 से 2 माइनस करेंगे तब जवाब क्या आएगा, तब जवाब आएगा 9, लेकिन ये 9 भी प्लस का ही आएगा। क्यों, क्योंकि बड़ा नंबर जो है वो प्लस का है, पॉजिटिव का है। अब अगर यही रिलेशन मैं इस फार्मूले के अंदर यूज करता तो मुझे ये पता है कि अल्फा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव नंबर में आती। अल्फा की वैल्यू किस में आती, पॉजिटिव नंबर में, जो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा था आपके सामने कि 9 में से 8 को माइनस करेंगे, 10 में से 7 को माइनस करेंगे, 11 में से 2 को माइनस करेंगे, यानी कि व्हेन आर टी इज ग्रेटर देन आर नॉट, तो अल्फा की वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है, अल्फा की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलने वाली है। और अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव कब मिलेगी, जब रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। जब रेजिस्टेंस किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, टेम्परेचर के साथ। ज्यादातर जो हम चीज इसमें डिस्कस करते हैं मेरे बच्चे, वो कौन सी चीज होती है, वो चीज होती है मेटालिक कंडक्टर्स। वो कौन सी चीज होती है, मेटालिक कंडक्टर्स। यानी कि जो मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं उनका अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उनकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। जैसे कि हमारे पास फिलामेंट बल्ब का एग्जांपल होता है। किसका एग्जांपल होता है, फिलामेंट बल्ब का। यानी कि जो बल्ब हम इस्तेमाल कर लेते हैं उस बल्ब के अंदर एक छोटी सी वायर आपने देखी होगी जिसको हम फिलामेंट का नाम दे देते हैं। तो फिलामेंट बल्ब हमारे पास मेटालिक कंडक्टर्स में आ जाता है, जिसमें अल्फा की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, पॉजिटिव मिलेगी, मिले फिर चाहे जितनी भी। और इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट्स होती हैं, ठीक है, जो आपको याद करने की नीड नहीं, किसी क्वेश्चन में वो देगा। लेकिन ये बात याद रखनी की है कि व्हेन आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ अल्फा दियर, तो अल्फा की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलने वाली है। और वो किस केस में मिलती है, फॉर मेटालिक कंडक्टर्स जस्ट लाइक फिलामेंट बल्ब, जैसे हमारे पास फिलामेंट बल्ब है। इसी सेम ही रिलेशन को मैं थोड़ा सा एक और मर्तबा एक्सप्लेन कर लेता हूँ, फिर हम देखते हैं। रिलेशन ये था कि जो अल्फा की वैल्यू है वो किसके बराबर है, वो बराबर है आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट इंटू टी। सवाल ये है कि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा था कि कम हुआ था, तो हमने कहा था हम यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाते थे, क्योंकि मैंने पीछे आपको जो वो एक्सपेरिमेंट करवाया तो मैंने यही चीज बताई आपको कि टेम्परेचर बढ़े तो बदले में उसकी रेजिस्टेंस बढ़ रही थी। यानी कि इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो, तो बदले में जो अभी मैंने आपको समझाया वो मेटालिक कंडक्टर वाला केस जिसमें अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी तो हम वो यूज करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने से अगर रेजिस्टेंस ना बढ़े बल्कि रेजिस्टेंस कम हो जाए, यानी कि इफ रेजिस्टेंस डिक्रीजेस,
अगर रेजिस्टेंस कम हो जाए तो आपके पास दो रेजिस्टेंस हैं। कौन सी दो रेजिस्टेंस हैं? आर टी एंड आर नॉट। आर टी एंड आर नॉट। तो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? आर टी की वैल्यू होगी या आर नॉट की वैल्यू होगी? इफ रिजल्ट रेजिस्टेंस डिक्रीजेज, तो आप कहेंगे सर आर टी की वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि जो है ना रेजिस्टेंस तो डिक्रीज हो रहा है। यानी कि यहाँ पर मैं क्या कहूंगा कि आर टी इज लेस देन आर नॉट। जो आर टी की वैल्यू होनी चाहिए वो आर नॉट से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। ठीक है, या आर नॉट की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, जो भी आप कहें। तो अगर इसको मैं थोड़ा नंबरों में समझा दूं तो देखिए नंबरों में ऐसे समझते हैं, क्योंकि आर टी माइनस आर नेट है ना उस फार्मूला के अंदर, आर टी माइनस आर नॉट इस्तेमाल हुआ है इस फार्मूला के अंदर। तो अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि 1 - 2 कर दें, ठीक है, या 3 - 5 कर दें, या 6 - 8 कर दें। अगर अब मैं इनके रिलेशन निकालूं तो 1 - 2 करेंगे तो जवाब -1 आएगा। क्यों? क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। जब मैं 3 - 5 करूंगा तो -2 आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। जब मैं 6 - 2 करूंगा तो -2 आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। यानी कि यहां से हम क्या देख रहे हैं? हम यहाँ से देख रहे हैं कि अगर ऐसी चीज हो जाती है, कौन सी? आर टी इज लेस देन आर नॉट, यानी कि रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाए टेम्परेचर के बढ़ाने से, तो मैं क्या कहूंगा कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। और अल्फा की वैल्यू में आपको माइनस की सिंबल लाजमी मिलेगी। तो यहाँ पर जितनी भी अल्फा की वैल्यूज आपको मिलेंगी वो सारी की सारी आपको क्या मिलेंगी? नेगेटिव मिलेंगी इस वेक्टर के साथ। तो जहां पर अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है उन डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं? उन डिवाइसेस को हम कहते हैं सेमी कंडक्टर्स। उन डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं? सेमी कंडक्टर्स। शायद आपने नाम सुना हो या पढ़ा हो कहीं पर। सेमी कंडक्टर्स भी होते हैं, एक और भी होते हैं जिनको हम नाम देते हैं थर्मिस्टर्स का। तो थर्मिस्टर्स भी होते हैं एंड सेमी कंडक्टर्स भी होते हैं। नॉन मेटालिक्स तो नहीं बोल सकते। ये सेमी कंडक्टर की प्रॉपर्टीज जो है ना वो कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान में होती है। यानी कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में एक चीज होती है जिसका नाम होता है मेटलॉइड्स। केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं हम मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। ऐसे ही फिजिक्स में होते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स। तो ये सेमी कंडक्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट वहां से आता है जिसकी जो कंडक्टिविटी होती है ना मेरे बच्चे, वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। तो ये बेसिक सी अरेंजमेंट याद कीजिएगा कि जो रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल इस केस में चला जाता है। ये जो थर्मिस्टर है वो थर्मिस्टर भी एक रेजिस्टेंस ही होती है। और वो रेजिस्टेंस हमारे पास कुछ अलग पैरामीटर्स के हिसाब से हमें मिलती है। वो इस वजह से ताकि हम यहाँ पर टेम्परेचर का ज्यादा रिलेशन यूज कर लेते हैं। थर्मिस्टर वर्ड की मीनिंग भी टेम्परेचर के साथ रिलेशन ही होती है। वैसे देखिए रेजिस्टेंस को चेंज करने से हमें ये पता है कि हम उसकी जो है ना ज्योमेट्री को भी तो चेंज कर सकते हैं। तो हम सिंपली इस थर्मिस्टर ये थर्मिस्टर जो है ना ये भी एक रेजिस्टर ही होता है। तो उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो सारी की सारी किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो हम इसको कंडक्शन मॉडल में जाके डिवाइड कर लेते हैं तो ये अपार्ट में आ जाता है। लेकिन बस आप सिंपली ये याद कर लें कि ये भी एक रेजिस्टर ही होती है जिसकी आम रेजिस्टर्स से थोड़ी सी प्रॉपर्टीज अलग अलग जाके मिलती है। यानी कि ज्यादातर वो उनकी प्रॉपर्टी से कम ही अटैच हो जाता है। तो ये होता है हमारे पास किसका केस? इस सेमी कंडक्टर के केस के अंदर या थर्मिस्टर के अंदर। जब रेजिस्टेंस कम हो जाए टेम्परेचर बढ़ाने से तो अल्फा की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? कम मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। तो अल्फा की नेगेटिव वैल्यू कहाँ मिलती है? जहां पर हमारे पास सेमी कंडक्टर और थर्मिस्टर्स हो। तो ये शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू नेगेटिव कब मिलेगी और अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव कब मिलेगी। याद रखिएगा बड़ी सिंपल सी अरेंजमेंट है। व्हेन आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, व्हेन आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर तो अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव। व्हेन आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर तो अल्फा की वैल्यू आपको नेगेटिव ही मिलेगी। तो ये है सिंपली अरेंजमेंट जो हम इस केस के अंदर यूज कर लेते हैं। देखिए इनके ग्राफ भी बनते हैं। फिर अगर मैं थोड़ा सा ग्राफ को इवाल्युएट कर दूं आपके सामने ताकि आपके लिए क्लियरेंस हो जाए। फिर मेरे बच्चे हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहाँ पर मैं ग्राफ बनाऊंगा। किसके बीच में ग्राफ बनाएंगे? वही वोल्टेज और करंट के बीच में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि ये करंट की वैल्यू है और ये वोल्टेज की वैल्यू है। रिलेशन में क्या बता रहा हूँ कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? टेम्परेचर। यानी कि इनिशियली हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि वोल्टेज और करंट के बीच में डायरेक्ट रिलेशन मिलेगा, जैसे मैंने पीछे बताया था आपको। क्योंकि वो रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट होती है तो तब डायरेक्ट लाइन मिल जाती है। लेकिन फिर हम आहिस्ता क्या करेंगे? टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर को बढ़ाने से इस ग्राफ के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चे?
बढ़ेगी। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम है करंट की अपोजिशन करना। तो ये ग्राफ ऐसे सीधा होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, लेकिन आफ्टर सर्टेन टाइम वो थोड़ा सा बेंड होता जाएगा। वो बैंड क्यों होगा, क्योंकि अब करंट की वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं बढ़ सकती। वो करंट की वैल्यू इतनी ज्यादा क्यों नहीं, हाँ वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, करंट की वैल्यू इतनी ज्यादा क्यों नहीं बढ़ेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है टेम्परेचर के बढ़ाने से। तो ये रिलेशन होता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एंड फिर अगर हम दूसरा केस डिस्कस करें, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को बढ़ाने से देखेंगे रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट पड़ेगा, और किस पर इफेक्ट पड़ेगा, करंट पर। तो यहाँ पर करंट की वैल्यू, यहाँ पर वोल्टेज की। सेमीकंडक्टर्स के अंदर, थर्मिस्टर्स के अंदर इनिशियली जो करंट की वैल्यू होती है वो क्या होती है, जीरो होती है, यानी कि वोल्टेज थोड़ा सा हम देते हैं लेकिन करंट इतना ज्यादा नहीं बढ़ पाता। तो टेम्परेचर को हम जितना ज्यादा बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी कम होगी। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो सडनली हम क्या देखेंगे, ये ग्राफ पहले ऐसे चलता जाएगा और सडनली ऐसे राइज अप करेगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब ये जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि वोल्टेज तो बढ़ाएंगे लेकिन करंट ज्यादा अरेंज हो जाएगा, ज्यादा चला जाएगा। वो क्यों चला, क्योंकि टेम्परेचर को हमने बढ़ाया। जब हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो हमने क्या देखा कि रेजिस्टेंस कम हुई, और जब रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी इस केस के अंदर। इवन हमने ये देखा कि वोल्टेज और करंट के बीच में डायरेक्ट रिलेशन बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, मैंने बता दिया था आपको। आर यहाँ पर भी चेंज हो रही है, आर यहाँ पर भी चेंज हो रही है, बिकॉज आर डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर सकती है। तो ये है बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो हम इन चीजों में जो है अपार्ट क्लियर कर लेने वाले। आई होप कि बेटा आपको ये चीज समझ, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, मैं ये स्लाइड शो कर देता हूँ। ये पांचवी स्लाइड है, ठीक है, जिसमें हमने दो ग्राफ पढ़े, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। चले मुझे जल्दी से बता दें कि सेकंड ग्राफ के लिए अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। फॉर सेकंड ग्राफ अल्फा की वैल्यू क्या मिलने वाली है, पॉजिटिव या नेगेटिव। टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू नेगेटिव मिलने वाली है, दैट्स करेक्ट। अल्फा की वैल्यू आपको नेगेटिव मिलने वाली है। लेकिन अगर हम पीछे की तरफ डिस्कस करें, और कौन सी पीछे की तरफ, ये वाली, कि पहले वाले ग्राफ में अगर अल्फा की वैल्यू देखा जाए तो पहले वाले में क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। वो पॉजिटिव क्यों मिली, मैंने आपको रीजन बता दिया यहाँ पर। यानी कि इस केस के अंदर जो आर टी है वो ग्रेटर देन है आर नॉट के साथ, जो हमने पीछे रिलेशन पढ़े, ठीक है। लेकिन इस दूसरे वाले केस में क्या होगा कि आर टी इज लेस देन आर नॉट, जो आर टी है वो लेस देन आर नॉट से। ये फिफ्थ पेज, दिस वन इज अ फोर्थ, ये फोर्थ पेज था, ठीक है, जिसमें हमने अल्फा की वैल्यूज को डिस्कस किया। एंड दिस वन इज अ थर्ड पेज, ये तीसरा पेज है जिसमें हमने अल्फा की डेफिनेशन निकाली। हमने अल्फा को जो है वो रेजिस्टिविटी के टर्म्स में भी पढ़ा, हमने अल्फा को जो है वो रेजिस्टेंस के टर्म्स में भी पढ़ा। उसके बाद ये दूसरी स्लाइड के अंदर मैंने टेम्परेचर कोएफिशिएंट का कॉन्सेप्ट दिया। मैंने पहले रेजिस्टेंस को टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया, लेकिन आफ्टर सर्टेन टाइम जो है वो आपस में अगर इनवर्स रिलेशन हो जाए तो अल्फा की वैल्यू कैसे बनेगी वो भी एक्सप्लेन कर दिया। एंड दिस वन इज अ फर्स्ट वन, ये फर्स्ट पेज था जिसमें हमने प्रीवियसली जो है वो रिपीट भी किया थोड़ा बहुत ये वाली चीजें, और मैंने आपको बता दिया कि रेजिस्टेंस जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के साथ, तो टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टेंस कैसे बढ़ती है। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, वरना 2 मिनट से मीटिंग को ऐड होने में। अच्छा, इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रियोस्टेट एंड आई गेस के वो है पोटेंशियो है, आई थिंक, या ऐसा कुछ है। नहीं, सेकंड क्लास आज नहीं ले रहे, आज थोड़ा सा काम है। इंशाल्लाह कल, कल फाइनली 2 क्लास लेकर मैं रियोस्टेट और पोटेंशियल डिवाइडर को जो है वो फाइनल कर दूंगा। उसके बाद हम ईएमएफ को, ईएमएफ के बारे में एंड इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके 3 या 4 लेक्चर्स बनते हैं, इतने ज्यादा नहीं बनते हैं आई होप। तो इज इट क्लियर, इज इट क्लियर फॉर ऑल यू। मैं फिर भी देखूंगा, अगर ज्यादा लेक्चर्स बने तो मैं श्योरिटी नहीं है, इस लेक्चर्स को तो मैं फाइनलाइज फिर जो है ना बुक से कर लूंगा कि कितने लेक्चर्स बनेंगे इसके। ज्यादा बन रहे हैं तो वी विल कंटिन्यू टुवर्ड्स ना नेक्स्ट वन, हम आगे चल के कंटिन्यू करेंगे। कोई टॉपिक इंशाल्लाह रहेगा नहीं इस चीज से। हाँ, मैं इससे क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगा। चलें भाई, तो इंशाल्लाह फिर आपसे जो है वो कल मुलाकात होगी। हमने ये सारी चीजें आपके साथ एक सामने एक्सप्लेन कर ली, कल स्टार्टिंग में क्वेश्चनिंग करेंगे, उसके बाद ही फिर हम आगे की तरफ मूव करेंगे। तो चलें, आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।